अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह 9 और मैं हूं आपकी होस्ट माविस सैयद। आप उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी खैरियत आपको मेरी आवाज़ से एहसास हो रहा होगा कि मैं कितनी ठीक हूं। मैं कल ही बात कर रही थी कि सर्दियों का पूरा स्टेज सेट हो गया है, सब चीज़ें तैयार है। मतलब अंधेरा जल्दी हो रहा है, सुबह भी देर से रोशनी निकल रही है, हम सब बीमार भी हो चुके हैं, लेकिन कराची में ठंडी हवा नहीं चल रही। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मैंने कुछ साल पहले ही सीखा था, शायद आप पर भी ये असर करे, क्योंकि सभी बीमार हैं, सब खांस रहे हैं, नज़ला खांसी हो रहा है, सबको बुखार भी चढ़ रहा है। होता क्या है कि जब हम बीमार होते हैं और कोई हमसे पूछता है कि क्या हाल चाल, तो हम उसको बताना शुरू कर देते हैं कि व्हाट आई एम फीलिंग। और जब आप ज़्यादा बताते हैं कि यार सर में दर्द हो रहा है, नाक बंद हो रही है, गला ख़राब है, तो हमारा जो माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, वो बड़ा सीधा साधा मासूम सा है। वो हर चीज़ को सुनता है और हमारी बॉडी उसी तरह रिएक्ट करती है जो हमारा ब्रेन उसे मैसेज देता है। तो अगर आपकी बहुत तबीयत ख़राब हो रही है तो आप अपने आप को बताएं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छा फ्रेश महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और आप देखिएगा कि आपका जो ब्रेन है ना, बेवकूफ़ सा ब्रेन आपका सीधा साधा, वो आपकी बॉडी को बताएगा कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। और थोड़ी देर बाद आप एक्चुअली अच्छा फील करने लग जाएंगे। कभी छोटे बच्चों को देखा है, वो भाग रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं और उठ जाते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ, लगी तो नहीं, कहते नहीं आई एम ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो दोबारा भागने लगते हैं। हम भागते भागते गिर जाएं तो हम अगले 15 दिन तक नहीं हिलते, क्योंकि हम बार बार बताते हैं कि मेरे घुटने पे इतनी जोर से चोट लगी थी, मुझसे तो हिला ही नहीं जा रहा। तो असल में हम ये जो हरकत करें ना, बार बार बता रहे हैं अपनी तकलीफ, हम अपने दिमाग को ही बता रहे हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ, और फिर दिमाग हमारी बॉडी को बता रहा है कि तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना है, तुम्हें एहतियात करनी है। तो आज से आपने ये काम करना है कि अगर आपको कोई भी तकलीफ है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो अपने दिमाग को बताइए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं 100% फिट हूँ। और फिर देखिएगा कि आपका जो सीधा साधा मासूम सा ब्रेन है, कैसे आप उसको बेवकूफ़ बनाते हैं और कैसे आपकी बॉडी को बताता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, और वो आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज़ करेगा, और आप थोड़े दिन में, बल्कि क्या शाम तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसी थॉट पे मैं ले रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि मेरी मुलाकात होगी आपसे इस छोटे से ब्रेक के बाद, और मेरे पास है कुछ मज़ेदार खबरें दुनिया भर से। देखते रहिए सुबह 9। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस सेगमेंट में, बल्कि जब इस सेगमेंट के लिए मैं प्रिपेयर कर रही होती हूँ, मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग काम होता है, क्योंकि मुझे ख़ुद भी पता चल रहा होता है कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, कौन लोग बहुत ही अजीब व गरीब काम कर रहे हैं। ख़वातीन को लॉन्ग लैशेस का बड़ा शौक़ होता है, वो नकली पलकें लगा रही होती हैं, मस्कारा एक्स्ट्रा लगा रही होती हैं। ये जो खातून है, इनको अल्लाह ताला ने एक ऐसा गिफ्ट दिया कि इनको ज़रूरत ही नहीं है ना पलकें लगाने की और ना ही जो है वो किसी भी तरह का मस्कारा लगाने की। एक चाइनीज़ खातून है और इनका नाम है यू झांगशिया। ये जो खातून है, इनकी जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इन्होंने 2016 में गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम आया, जब इनकी जो पलकें हैं वो 12 सेंटीमीटर बड़ी थी। और आपको पता है रिसेंटली क्या हुआ, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड दोबारा तोड़ दिया, क्योंकि इनकी पलकें लंबी होती गई और आज वो पलकें हैं 20.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इमेजिन 20.5 सेंटीमीटर। ये कहती हैं कि मुझे, मेरे लिए एक बुढ़ा की तरफ से गिफ्ट है। मेरी ज़िंदगी में मैं तमाम काम नॉर्मल करती हूँ और मैं बड़ा प्राइड लेती हूँ कि मेरी पलकें दुनिया की सबसे लंबी पलकें हैं। तीसरा शख्स जो मेरे पास मौजूद है, इनको कहा, ये इनका नाम है मिशेल लोटीटो। मिशेल लोटीटो की जो एक बड़ी अनोखी बात है, हम बड़ा कॉन्शियस होते हैं कि हम क्या खाएं। अगर हम डाइट पे होते हैं तो हम कीटो पे चले जाते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की डाइट करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। खाने के मामले में हम बहुत ही चूज़ी होते हैं। ये जो साहब है, मिशेल साहब, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, पता नहीं इन्हीं हरकतों की वजह से नहीं रहे, इन्होंने क्या किया कि ये तकरीबन हर ही चीज़ खा जाते थे। ये मेटल खा सकते थे, ये शीशा खा सकते थे। इन्होंने डिस्कवर कब किया कि सब चीज़ें खा सकते हैं, तब ये ग्लास में पानी पी रहे थे और ग्लास टूट गया, तो वो ग्लास के टुकड़े फेंकने के बजाय वो खा गए। आपको पता है इन्होंने क्या क्या चीज़ें खाई? इन्होंने साइकिल, टायर, मेटल, और हद ये है कि इन्होंने एक पूरा सेस्ना तैयारा, गूगल कीजिएगा सेस्ना प्लेन कितना बड़ा होता है, इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया जब इन्होंने पूरा प्लेन ये खा गए।
डॉक्टर्स ने इनको चेक किया और वो हैरान हो गए कि इनकी जो डाइजेस्टिव लाइनिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसमें जो डाइजेस्टिव जूसेस जो कि खाने को हज़म करने में मदद देते हैं वो भी बड़े अनोखे हैं। तो ये साइंसदानों ने भी इन पर रिसर्च की, लेकिन किसी से ये मौमा हल नहीं हुआ कि ये आदमी सब कुछ खा कैसे जाता है और हज़म कैसे कर लेता है। 57 इयर्स की एज में 2007 में इनका इंतकाल हो गया। कई लोग कहते हैं ये उल्टी सीधी चीज़ें खाने की वजह से इतनी जल्दी मर गए। अब मेरे पास एक और ख़बर है, एक और इसी किस्म का साहब जो कि बड़े वियर्ड हैं, जिनको लोग मैग्नेट मैन या मिस्टर मैग्नेट के नाम से भी बुलाते हैं। इनकी क्या स्पेशलिटी है? ये जो आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर नज़र आ रही है, ये जो साहब है, इनकी बॉडी से हर चीज़ आके चिपक जाती है। कोई भी आयरन की चीज़ हो, समझे मैग्नेट की तरह, पे चमचा भी चिपक जाता है, इवन रिमोट भी। तो अगर इनका रिमोट खो जाता होगा, हम तो ढूंढ रहे होते हैं कहाँ है, ये कहीं पर भी हाथ लगाते होंगे, रिमोट खुद आके चिपक जाता होगा। इट्स सो अनबिलीवेबल। अच्छा, जब मैं इनके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने देखा तो और भी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी में मैग्नेट है एक्चुअली। आप ज़रूर गूगल कीजिएगा और देखिएगा कि और कौन से लोग हैं जिनकी बॉडी से चमचे और ढक्कन और हर चीज़ चिपक रही होती है मैग्नेट पर ही। मैंने सोचा कि हम अपनी बॉडी को भी देखें कि हमारी बॉडी में कितना आयरन है। आपको पता है हम जो कह रहे होते हैं ना, आयरन की कमी की वजह से ये हो रहा है, आयरन की कमी की वजह से ये हो रहा है। कितनी भी आयरन की कमी हो, हमारी बॉडी में इतना आयरन ज़रूर मौजूद होता है कि हमारी बॉडी के आयरन से एक पूरी कील, 3 इंच की कील बनाई जा सकती है। कैन यू बिलीव इट? तो अगर वो जो मैग्नेट मैन है, अगर आपको लग रहा है कि वो कोई बहुत ही बड़ा कमाल कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में भी एक कमाल मौजूद है, ये कि आपकी बॉडी के आयरन से एक 3 इंच की कील बनाई जा सकती है। इसी पे मैं ले रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि मालूमात ऐसी है जो शायद हजम करने में हमें थोड़ी सी देर लगे, लेकिन दुनिया कमाल और बल्कि बहुत ही बाकमाल लोगों से भरी हुई है। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलूंगी शेफ साइमा के किचन में और मैं जानूंगी कि आज साइमा के किचन में बन रहा है क्या। आपने कहीं नहीं जाना है, मैं आपसे मिल रही हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताई थी कि अगर आप अपनी पूरी बॉडी का आयरन जमा कर लें तो एक कील बन सकती है। वाइल आई वॉज ग्रोइंग अप, हम जब सब बड़े हो रहे होते हैं, हमारी अम्मियाँ हमें ज़बरदस्ती जो है सब्जियाँ इसलिए खिला रही होती हैं, कहती हैं देखो भाई आयरन की कमी हो जाएगी ना, तुमने आयरन खाना है, तो सब्जियों से वो एक आयरन ज़रूर बन सकता है। मैं आ चुकी हूँ शेफ़ साइमा के किचन में और मैं आपको बता रही हूँ कि आज शेफ़ साइमा बनाने क्या वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आविश कैसी हैं? आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत काफ़ी ख़राब थी। कल ख़राब थी, आज भी काफ़ी ख़राब है, लेकिन मैंने सुबह एक बात बताई सबको जी कि मैं जब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो मैं अपने आप को क्या बताती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मेरा जो मासूम सा दिमाग है वो यकीन भी कर लेता है और मैं अच्छा महसूस करने लग जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। चलेंगे, और ये सबके लिए है। हाँ, कोई भी मसला है आप ये बताएं कि सब ठीक है, ऑल इज़ वेल। बिल्कुल। अच्छा, और वो होता भी ये है कि जैसे अगर मेरे भी बहुत सारे काम लाइन अप हुए हुए होते हैं, लेकिन सुबह बहुत सुस्ती आ रही होती है, तबीयत ख़राब है, ऐसा लग रहा है हर चीज़ नर्व्स पे आ रही है और कुछ नहीं हम कर सकते। लेकिन फिर जब मैं अपने आप को ये कहती हूँ कि करना तो है और मुझे ही करना है, तो बस फिर उठ जाओ बिस्तर से और काम शुरू कर दो और आप यकीन करें सारी चीज़ें उस दिन की बहुत ही आसान हो जाती है। हाँ, स्मूथ हो जाती है और आप फ्रेश फील करने लग जाते हैं। क्योंकि साइमा आधे से ज़्यादा मसले ना यहाँ है जो रियल में है भी नहीं। हाँ, तो आप जब सोचेंगे तो वो अच्छा, हमारे इस सेट पे एक मेहमान और मौजूद है, खैर हटा दिया मैंने। साइमा आज क्या बना रही है? हाँ महविश, जैसे कि आपको पता है कि सर्दियों की आमद है, पूरे पाकिस्तान में मौसम चेंज हो चुका है। कराची में कब आएंगी हमें नहीं पता, लेकिन हमें अब जो है सब्ज़ी वालों के पास डिफरेंट किस्म की यानी रंग बरंगी सब्जियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि वो ये जो सब्जियों का मौसम होता है, सर्दियों का मौसम, इसकी जो ख़ास बात ये है कि जो इसमें हमें सब्जियां अवेलेबल होती हैं, वो जब हम कुक करके खाते हैं तो उसकी एक बड़ी बहुत मज़ेदार होती है। जैसे कि गर्मियों में हमें बहुत सारे फल मिलते हैं, इसी तरीके से सब्जियों का जो मौसम है वो ख़ास सर्दियों के लिए मुख्तस है कि आप उसमें इस्तेमाल करें। सही कह रही है। और पता है सर्दियों की सैलेड का भी अलग ही मज़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फ्रेश होती हैं, क्रंची, और मतलब उसको देख के दिल भी चाहता है कि आप खा लें, और टेस्ट भी अच्छा अच्छा। बाज़ दफ़ा तो माविश ये होता है कि अगर मैं सब्ज़ी वाले के पास गई हुई हूँ तो
मुझे सब्जी नहीं भी खरीदनी, लेकिन उसके पास इतनी अच्छी फ्रेश सब्जी आई होती है सुबह में कि दिल चाह रहा होता है कि आप जो है ना वो कच्ची सब्जी खा लें, नहीं उसी वक्त उठा के कच्ची सब्जी खा लें। अच्छा, तो मैंने सोचा कि आज नाजरीन के लिए जो है हम अचारी मिक्स सब्जी बनाएं, और ये है कि मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ आपको। अच्छा, अचारी सब्जी के लिए मैंने ये किया है कि 2 हिस्सों में मसालों को डिवाइड कर दिया है। एक वो मसाले मैं बताऊंगी जो अचार मसाले में ज़्यादा जाते हैं, तो वो, और एक ग्राउंड स्पाइसेस जो अलग होंगे वो भी मैं साथ ही इसमें बता दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं, हम अपनी रेसिपी की जानिब आते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमें इसके लिए मिक्स वेजिटेबल्स चाहिए हैं। आपने कौन कौन से लिए? मैंने एक फूल गोभी ली है, उसको मैंने इसके फ्लोरेट्स काट लिए हैं इस तरीके से। मैंने 1 कप के नज़दीक मटर ले लिए हैं। 2 शिमला मिर्चें क्यूब्स में कटी हुई हैं, इसके अंदर थोड़ी नीचे चली गई है, हम इसको डिस्कवर करेंगे, दरियाफ्त होंगे जी। और 2 ही गाजरें लेके उसको भी मैंने ज़रा अच्छा मोटा क्यूब्स में काट लिया है। इसके अलावा इसमें हमने आलू जाएंगे। इसके अलावा आप लोग कोई भी इसमें और अगर एडिशनल करना चाहे वो आप एडिशन कर सकते हैं सब्जियों का। इस वक्त हम मटर, आलू, गाजर और शिमला मिर्च के साथ अपनी सब्ज़ी को बनाएंगे, लेकिन अगर कोई इसमें से सब्ज़ी हटा के कुछ और ऐड करना सब्जी डालना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं। मुझे पर्सनली लगता है सामा ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप इसमें तुरई डाल दें वो भी मज़ा नहीं देती, बैगन डालें तो वो अपना पालक तो बिल्कुल ही मज़ा नहीं देते। तो कुछ सब्जियां होती हैं जो आपस में बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ खानदान है शायद, हाँ बिल्कुल, जो रचे बसे बिल्कुल। हाँ, आप इसके साथ फ्रेंच बीन्स ऐड कर सकती हैं, वो बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। बिल्कुल, मटर के करीब है, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो हम अपने अब अचार के स्पाइसेस जो हैं वो बताते हैं। अच्छा, इसमें हम मिक्स सब्ज़ी तो जा रही है सारी, मैंने आपको बता दी। इसके अलावा यहाँ पर हम डाल रहे हैं तकरीबन 1 टेबलस्पून क्रश्ड जिंजर। ठीक है, मोटा मोटा मैंने कूट लिया है इसको। इसके अलावा इसमें जाएगी 1 टीस्पून के बराबर कलौंजी, 1 टीस्पून के बराबर ही इसमें राई दाना जाएगा, मेथी दाना 1 टीस्पून हम डालेंगे, 1 टीस्पून हम ज़ीरा डालेंगे। ये तो 4 जो बेसिक स्पाइसेस हैं ये अचार के मसाले में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम सौंफ का भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। सौंफ भी आपने 1 टेबलस्पून ही डालनी है इसमें। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें हल्दी 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, जो हमारे ग्राउंड स्पाइसेस हैं, मैं वो बता रही हूँ आपको। मैंने इसमें रेड चिली पाउडर भी यूज़ किया है थोड़ी सी स्पाइसीनेस देने के लिए। अगर आप लोग इसको हटाना चाहें तो नहीं डालें, या आप इसको डालें और चिली फ्लेक्स को मत डालें। मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया। ठीक है, 1 टीस्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर यूज़ करेंगे और 1 टीस्पून ही हम चिली फ्लेक्स यूज़ करेंगे। तो अगर कोई किसी को अगर लेस स्पाइसी चाहिए तो वो चिली दोनों में से कोई एक भी डाल सकता है। और वैसे भी नमक और मिर्च इंसान अपनी हस्बे जायका ही रखे, हस्बे जायका, सॉल्ट टू टेस्ट हमारा चला जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं जा रहा है, बल्कि हम उसकी जगह खूब सारा जिंजर यूज़ करेंगे। और हम शुरू में थोड़ी सी ग्रीन चिलीज भी चॉप करके डालेंगे, फ्राइंग में डालेंगे जब हम मसाला वगैरह अपना रेडी कर रहे होंगे। सही, अभी कर रहे हैं रेडी? हम स्टार्ट करते हैं। मैं चूल्हा जलाऊं? जी बिल्कुल, आप चूल्हा जलाएं और मुझे एक चम्मच भी बढ़ा दीजिए। अच्छा, कौन सा वाला चमचा चाहिए? वो मुझे आप ये वुडन वाला ही दे देंगे जो नीचे। जी प्लीज़। अभी पहले इसको आप, हाँ, ये हो जाए थोड़ा सा। और आप बताएं माविश, आपको कौन कौन सी सब्जियां ऐसे वैसे नहीं, मैं वो जवाब बना के खिला दे वो जवाब नहीं दूंगी जो कोई बना के खिला दे। नहीं, सब्जियों में साइमा मैं पर्सनली सब्जी बहुत पसंद करती हूँ, तो भिंडी मुझे बहुत पसंद है, भिंडी गोश्त भी पसंद है मुझे, भिंडी की भुजिया भी बहुत अच्छी लगती है। सही। जो सब्जी मैं नहीं खाती वो शायद गवार की फली है, लेकिन अगर कोई बना के खिला रहा है तो उसमें मना नहीं है। चलें, सही है, डन हो गया। एक जमाना था कि मुझे लगता था कि करेले बहुत कड़वे होते हैं, तो लेकिन वो मेरी एक कुक थी, उन्होंने बहुत ही मज़ेदार करेले बना के खिलाए और उसके बाद से मुझे करेले भी अच्छे लगने लगे। तो अब शायद हाँ, मुझे सिंघाड़े नहीं अच्छे लगते। हाँ, सिंघाड़ा मुझे भी जो है पसंद नहीं है, थोड़ा सा
कुछ मुझे समझ नहीं आता इसका क्या मज़ा है। लेकिन मुझे गवार की फली बहुत पसंद है, वो आलू के साथ अगर बनाई जाए मसाले वाली और दाल चावल के साथ उसको आप सर्व करें तो मेरा ख्याल है, मैं तो ये करती हूँ कि चावल कम दाल ढेर सारी और उसके ऊपर से सब्जी भी बहुत ढेर सारी डाल के। अच्छा साइमा, बात है पकाने की, कोई भी चीज, कल को कोई शायद सिंघाड़े भी मुझे अच्छी तरह कुछ बना के दे देगा और मुझे बहुत भूख लग रही होगी तो पसंद नहीं, चलें फिर हम उसकी रेसिपी मैं तलाश करती हूँ और फिर हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे नाज़रीन को भी मजा आएगा कि सिंघाड़े की सब्जी बन रही, क्योंकि आम लोग नहीं इसको बनाते हैं ना। तो अच्छा, तेल हो गया गरम, तेल गरम हो गया। अच्छा, मैं आज इसमें प्याज डाल रही हूँ क्योंकि हमारे पास सब्जी काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे थोड़ा मसाला भी बनाना है जी। लेकिन अगर आप इसको प्याज के बगैर भी बनाएंगे, कम क्वांटिटी में टमाटर आप ज़्यादा कर दें तो ये बहुत अच्छी बनेगी उसके अलावा भी। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्याज डाल रहे हैं अपना। प्याज शामिल किया इसमें। अभी ये थोड़ा सा प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन, लाइट ब्राउन की तरफ जब आएगा तो ही हम अपने सारे ये वाले स्पाइसेस ऐड करेंगे ताकि जल्दी हो जाए, जल ना जाए। बस मुझे नहीं मैं खड़ी हूँ, इतना तो मैं देख लूँगी आपका। चलें, आपकी डिश को बचा लूँगी। हाँ जी। तो अच्छा, प्याज भी अगर आप ब्राउन करें हलीम के लिए, किसी चीज़ के लिए, और अगर आपने आइडियल पे निकाली तो बाहर जाके काली हो जाती है। हाँ, हाँ, वो जितनी देर में आप निकाल रहे होते हैं ना उतनी देर में उसका काम तमाम हो चुका होता है। उसका उसके अंदर जो ऑयल होता है वो ऑलरेडी बहुत गर्म होता है और वो प्याज को बाहर जाकर भी पका रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बहुत लाइट गोल्डन निकाल लें तो वो सही क्रिस्पी रहता है। और मैं तो ये करती हूँ, मुझे नहीं पता आपका क्या स्टाइल है, मैं जैसे ही उसको मैं बटर पेपर वगैरह पे निकालती हूँ ना, तो मैं 2 कांटे लेके ना, क्योंकि वो इतना गर्म होती है, जल्दी हवा लगाती हूँ ताकि वो क्रिस्पी हो जाए। और ये बहुत अच्छी टिप है क्योंकि आप खुद ही देखेंगे कि इतनी अच्छी क्रिस्पी होगी, जिसे हम वो कौरमे वाली प्याज नहीं कहते कि आप क्रश करें और डाल दें। अच्छा, टिप की बात आ रही है तो मेरे जहन में एक और टिप आ रही है। अगर आपके चावल गीले हो जाएं और आप बड़े से तसले में चावल निकाल के पंखे के नीचे रख दें तो उनमें से हवा, वाटर ड्राई हो जाते हैं। और हाँ, क्योंकि देखिए चावल जब सूखे घर के बचे हुए होते हैं और गिर जाते हैं ज़मीन पे, जब अगले दिन झाड़ू में निकलते हैं तो बिल्कुल सख्त चावल होता है। तो चावल का जब पानी आप सुखा देंगे तो वापस चावल ड्राई हो जाएगा। अच्छा, वेरी गुड। तो जैसे ही चावल आपके गीले हुए, नहीं हम आज गीले करेंगे घर जाके, मैं गीले करूंगी। अगर नहीं हुए तो अगले दिन आके मुझे पकड़ेंगे। तो आप किसी बड़े बर्तन में चावल निकाल के बखेर दें और पंखे के नीचे रख दें और थोड़ी देर, और बार बार आके उसको खोलते रहें ताकि उसका सारा पानी एवेपोरेट हो जाए, चावल सही हो जाता है। क्योंकि हम लोग यूजुअली ये कर रहे होते हैं ना कि घर में दम लगाने के लिए, क्योंकि उस वक्त चावल गीले होते हैं तो अखबार का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि वो ड्राई हो जाए जी। और अगर हमने थोड़े से नरम करने हैं चावल तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे? दोबारा पानी डाल के गर्म करेंगे? नहीं, दूध, हम कपड़ा यूज़ करेंगे। अच्छा, यानी क्या कहना चाहिए उसको, कोई भी रोटी रुमाल टाइप की चीज़, ढक्कन के साथ फिर हम दम देंगे ताकि वो जो है अच्छे सेट हो जाए राइस। अच्छा, अब ये हल्का सा होने लग गया है, इसको हम हल्का ही आपने किया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसमें अपने ड्राई, हाँ, ये जो अचार राई फौरन कड़वी हो जाती है ना। राई में तो माविश खटास होती है, मुझे कलौंजी लगती है कि कड़वी हो जाती है ज़रा ज़्यादा। हाँ, राई तो आप जैसे मैंने यहाँ पर मस्टर्ड सीड ये है, ये कड़वाहट पे होता है यही ना। इसको क्या आपने राई कहा? ये है मेथी दाना, फिनोग्रीक सीड्स ये कहलाते हैं। मेथी दाना कड़वा हो जाता है। ठीक है, अच्छा, मेथी दाना हो जाता है और राई थोड़ी खटास पे होती है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ब्राउन हो रहा है। बस हम इसको अभी बंद कर देते हैं क्योंकि मैंने अभी अपनी यहाँ पे अदरक भी मैं साथ ही डाल रही हूँ। अच्छा, आप लोगों ने देख लिया सारी चीज़ें इसमें चली गई हैं? बिल्कुल देख लिया। ठीक है, खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। और मैंने इसमें जो है क्रश किया हुआ अपना जिंजर वो भी डाल दिया है। खुशबू आ रही है आपको? देख, इन मसालों की बड़ी अच्छी मज़ेदार खुशबू होती है अचार वाले जो है। अच्छा माविश, अब हम ये करेंगे कि ये जो हमारा ऑयल इतना गर्म है कि हमने इसी में इसको फ्रेगरेंट इसकी आना शुरू हो गई। जैसे ही फ्रेगरेंस आपको आए तो अब आपने करना ये है कि ये सब्जियां सारी डालनी है, फ्राई करना है
और फिर थोड़ी देर के लिए 1/4 कप ऑफ वाटर डाल के इसको थोड़ी देर के लिए हमने पकने रखना है फॉर 5 मिनट्स। वो वाटर ड्राई होने लगेगा तो फिर हमने 5 मिनट के बाद 3 टमाटर मैंने यहाँ लिए हुए हैं, पीस लिए हैं। अगर आपको पीस के नहीं डालने तो आप इस स्टेज पे चॉप टमेटोज़ भी डाल सकते हैं, 3 या 4 बड़े अपनी, क्योंकि हमारे पास आज सब्ज़ी ज़्यादा है। तो हम सब्ज़ी कम बना लेते हैं, हाँ, थोड़ी साइड में रख देते हैं। हाँ, आप वो अपने हिसाब से बना लीजिए। मैं बना लूँगी, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि लोगों के घरों में अगर ज़्यादा सब्ज़ी बन रही है तो टमाटर का हिसाब फिर आप उसके हिसाब से करेंगे। जितना ज़्यादा ही टमाटर होंगे उतनी अच्छी बनेगी, मसाला बनेगा इसका। तो अभी हम इसमें सब्ज़ी डाल के फ्राई करेंगे फ्राई और करेंगे, इसको थोड़ा सा नरम पानी डालेंगे जी, और ढक के फॉर 5 मिनट्स हम इसको कुक होने देंगे मीडियम फ्लेम पे। फिर हम टमेटो प्योरी के साथ फिर सारे जो पकाएंगे। मसाले हैं वो जी, डाल के बिल्कुल हल्की आंच सारे। पे छोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल, उसको नहीं मीडियम आंच पे ही कुक करेंगे। सब्जी है, ये बहुत टाइम लेगी। एक सवाल, अगर पानी ना डाले डायरेक्ट टमेटो प्योरी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे इस वक्त आलू लग रहा है कि थोड़ा गलाने में मसला होगा। अच्छे एक आलू और नहीं सवाल है। मेरा साइमा, जो मैं करती हूँ जब मैं मिक्स सब्जी बनाती हूँ तो आलू और गाजर में पहले डाल लेती हूँ, और वो जब एक सर्टेन टेंडर हो जाते हैं देन आई ऐड अदर शिमला मिर्च तो वगैरह। ये भी बिल्कुल आप ये कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास चूँकि टाइम की शॉर्टेज हो रही होती है तो फिर मैंने कहा एक साथ ही सिखा दें। शिमला मिर्च आप सबसे एंड में डालें क्योंकि वो बड़ी जल्दी वो हाँ, वो तो दम से 2 मिनट दम पहले से। तो हम फिर एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल ब्रेक ले और लीजिए। ब्रेक के दौरान आप ये फ्राई करेंगे। मैं बस अब साथ साथ डाल भी रही हूँ, आप ब्रेक पे जाइए, फिर हम इसको थोड़ी देर में दिखाते हैं नाज़रीन को। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम फिर ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मेरे साथ हमारी एक साइकोलॉजिस्ट है मौजूद है, और उनके साथ जो मैं बात करने वाली हूँ वो एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हम किसी न किसी सूरत में भुगत रहे हैं। वो ये है कि हमें आम तौर पे गुस्सा बहुत आता है, और अगर हमें नहीं आता तो हम एक ऐसे शख्स को ज़रूर जानते हैं जिसको बहुत गुस्सा आता है। या तो घर का माहौल ख़राब करके रखता है, या वो कोई सबकी ज़िंदगी हराम करके रखी हुई होती है उसने। तो ये गुस्सा है क्या भला, ये इतना आता क्यों है, क्या इसका कोई इलाज है? इन सब बातों पर हम बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने क्या कहा था कि हमारे यहाँ ये बड़ा आम सा मसला है कि गुस्सा बहुत आता है। कभी सड़क पे गाड़ी चला रहे हो आप, और अगर आप देखें सामने कहीं ना कहीं 2 लोग लड़ रहे होते हैं, रोड रेज का भी मसला है, और ऑफिसों में भी चीखम चिल्ली मार धाड़, इसी तरह घर में, मतलब जहाँ जाएं हमें ये समझ नहीं आता भाई इनको या किसी भी शख्स को इतना गुस्सा आ क्यों रहा है, या मुझे इतना बात बात पे गुस्सा क्यों आता है। तो आज हम यही जान लेंगे कि ये गुस्सा क्या वाकई प्रॉब्लम है या ये हर एक को आता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मेरे साथ मौजूद है सफ़िया दोस्त मोहम्मद जो एक साइकोलॉजिस्ट है, और वो इस मसले पर रोशनी डालेंगी कि ये गुस्सा हम सबको जो आ रहा है वो आता क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं महविश आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र। सफ़िया सबसे पहले बताएं, आपको गुस्सा आता है? बिल्कुल आता है। और कितना आता है? सच बताऊं हाँ हाँ सच ही पूछ रही तो देखिए, गुस्सा पहले आता था और उसके बाद धीरे धीरे जब खुद, चूँकि साइकोलॉजिस्ट हूँ तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि पढ़ रहे हो और आप उसको अप्लाई ना कर रहे हो, तो हाँ रीच जो है कम हुआ है, एक्सप्रेशन कम हुआ है। अच्छा पता है क्या होता है, बहुत दफ़ा मेच्योरिटी भी हेल्प करती है। हमें किसी वक्त बहुत गुस्सा आता है और जब हम बड़े होते हैं तो हम कहते हैं यार गुस्से की बात ही नहीं थी। और एक ज़माना होता है जब हमें लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, तब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और जैसे अपनी हकीकत का एहसास होता है ना, गुस्सा आना बंद होता है। मुझे ये बताएं कि एक वर्ड हम बहुत आम यूज़ करते हैं, एक तो होता है गुस्सा, गुस्सा आ रहा है, या इसको ये बहुत एंग्री है। एक वर्ड होता है एग्रेसिव है, एग्रेशन है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं गुस्सा खुद क्या है, ठीक है। गुस्सा या जिसको हम एंगर कहते हैं, ये एक बड़ा नॉर्मल एहसास है, फीलिंग है, इमोशन है। आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब है बड़ा नॉर्मल इमोशन है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब आपको अगर कोई चीज़ आप थ्रेटेंड फील कर रहे हैं, ठीक है, आपको किसी चीज़ पे ऐसा महसूस हो रहा है, कोई लॉस हुआ है, कहीं पे आपको रिजेक्शन हो रही है, कहीं पे इनजस्टिस हो रही है, तो उसमें जो आप एकदम से सर्ज ऑफ इमोशन फील करते हैं, अगर आप उसको एक्सप्रेस करते हैं तो वो आप इमोशन जो है एंगर फील कर रहे होते हैं।
तो गुस्सा बजाते खुद एक बड़ा नॉर्मल इमोशन है जो हम किसी भी चीज़ की सूरत में महसूस कर सकते हैं। अब अगर आप जब बात करती है एग्रेशन की, तो एग्रेशन बिहेवियर है। गुस्सा एंगर जो है फीलिंग है, इमोशन है, और एग्रेशन जो है बिहेवियर है, यानी मैंने कुछ किया उसके नतीजे में, वो आप एग्रेशन कहते हैं। मुझे जो महसूस हुआ, जैसे अगर कोई चीज़ किसी ने मुझे बुरा भला कह दिया, अब मुझे उस वक़्त क्या फ़ील हो रहा है, मैं एक तो मैं कहूँगी यार ये मेरे साथ क्या हो गया, मुझे किसी ने ऐसे क्यों कुछ बोल दिया, तो मैं ख़ुद थ्रेटेंड फ़ील करूँगी। जब मैं थ्रेटेंड फ़ील करूँगी तो मुझे गुस्सा महसूस होगा साथ साथ, ठीक है। अगर मैंने उसके जवाब में एक्सप्रेस किया, कोई बिहेवियर शो किया, देन इट्स एग्रेशन, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि पहले महसूस होता है, बाद में महसूस होता है। देखें, गुस्सा खुद तो इमोशन है, लेकिन इमोशन का एक्सप्रेशन देने में आपके पास टाइम होता है। आप इमीडिएटली रिएक्ट ना करें। आप अगर देखेंगे, जब तक आप रिएक्ट करते हैं उसके बीच में जो टाइम होता है, उसमें आप अपने अगर गुस्से को पहचान जाते हैं कि ये मेरा एक इमोशन में, ये मेरी चॉइस है कि मैं इस पर कुछ करूं या ना करूं, तो आप उस फेज तक जाएंगे ही नहीं, एग्रेशन तक। तो जो लोग आप कहते हैं ना इनको गुस्सा बहुत आता है और ये बहुत गुस्सा करते हैं, हम कहते हैं ये बहुत गुस्सा करते हैं। गुस्सा आना तो बस मुझे महसूस हो रहा है ना, लेकिन जब मैंने एक्सप्रेस किया वो एग्रेशन हो गया। तो बात यह है कि गुस्सा तो नेचुरल एक फितरी इमोशन है, और मुझे ऐसा लगता है सफ़िया कि गुस्सा शायद हमारा सेल्फ डिफेंस का भी एक मैकेनिज़्म है ना। अगर आपके बच्चे के साथ कोई ज़्यादती है, आपके पेरेंट के साथ नहीं, और आप ठंडे बैठे हैं, आप कह नहीं भाई मुझे तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, ये भी एक अजीब सी बात है। हाँ, देखें, जब आपको गुस्सा आएगा, एक इमोशन है, ये आपकी एनर्जी जो अंदर है मोबिलाइज करता है। जैसे अगर आपने कहा कि अगर बच्चे को कुछ कह रहा है, तो एक फितरी अमल है कि आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि आप अगेन द चाइल्ड इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ यू, तो यू फील थ्रेटेंड, तो आप उसके रिएक्शन में आपको जो है एक्सप्रेशन अब आपके ऊपर है, आप किस तरह करें। अगर आप एग्रेशन के फेस पे जा रहे हैं, तो देखिए एग्रेशन के 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि आपका आहिस्ता आहिस्ता गुस्से की फीलिंग जब बढ़ती है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये एस्केलेशन पे चला गया, उसके बाद एक्सप्लोड, यानी एक्सप्लोजन क्या हुआ कि आपने कुछ ना कुछ अमल किया, कोई वायलेंस, हाँ फट पड़े, जो वर्ड वायलेंस हो गया, वर्बल आपकी एकदम, जिसे वर्बल डायरिया भी जिसे हम कहते हैं, कि एकदम आपने गाली गलोच शुरू कर दी, किसी को चीखना, डांट दिया, हाँ मारना, आपने फिजिकल एग्रेशन शुरू कर दिया, ये सब एक्सप्लोजन हो गया। फिर उसके बाद देखिएगा, जब आप ये करते हैं, उसके बाद एक स्टेज आती है जिसको हम पोस्ट एक्सप्लोजन कहते हैं, जिसमें आपको हमेशा एहसास होता है यार ये मैंने क्या कर दिया, और आपको कुछ ना कुछ रिपरकशन ज़रूर देखने पड़ते हैं। या तो फिर आपकी जॉब को ख़तरा हो गया, आपकी रिलेशनशिप ख़राब हो गई, आप खुद बुरा फील करें, तो इवेंचुअली आपको ये कुछ दे नहीं रहा होता। तो जिसे कहते हैं ना गुस्सा हराम है, तो वो बिल्कुल जायज़ है। सही बात है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं गुस्से के हवाले से आपको ये बताती हूँ कि जब आप खुद अपने आप को मॉनिटर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि मैं महसूस क्या कर रहा हूँ, जिसको हम फीलिंग्स कहते हैं। अगर कुछ भी इवेंट हुआ, कोई भी ऐसी चीज़ हुई, एक नॉर्मल शख्स अगर गुस्सा फील कर रहा है तो विच इज़ ओके, आप फील कर रहे हैं, लेकिन आप उस वक़्त क्या फ़ील करें, अंदर आपको क्या फ़ील हो रहा है, महसूस क्या हो रहा है, आपको गुस्सा महसूस हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन फ़ील हो रही है, रेज फ़ील हो रहा है, हो क्या रहा है। उसके अलावा आपकी बॉडी में भी आपको कुछ ना कुछ फ़ील होगा, जिसको आपके मसल्स टाइटेंड हो जाते हैं, एकदम से आपको हेडेक सा शुरू हो जाता है, आपको स्वेटिंग शुरू हो जाती है, घबराहट सी शुरू हो जाती है, एजिटेशन शुरू हो जाती है, ये फिज़िकली आप महसूस करते हैं। फिर आपकी थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, आप एकदम से नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं। आप देखिएगा आपका साइकिल बनता चला जाता है, और यही एस्केलेशन को बढ़ाता है, एस्केलेशन करता है। जैसे इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं तो खत्म नहीं, हाँ, मतलब ये जो मल्टीप्लाई होता जा रहा है, हाँ, ये आपका थॉट प्रोसेस हो गया। फीलिंग्स मैंने आपको बता दी, फिजिकल मैंने आपको बता दिया। इसके बाद फिर आपका बिहेवियर होता है। बिहेवियर ये होता है कि आप एकदम से झड़क दिया, आप हट गए, और अगर आप एग्रेशन की तरफ चले गए तो वो तो आपने वर्बल डायरिया आपका हो गया, आपने एकदम चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, बिल्कुल 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 अब्यूसिव हो गए। तो ये सब चीज़ें जो है, ये आप बिहेवियर्स देखना होगा कि क्या है। तो अगर आपके अंदर ये चीज़ें होती हैं तो आप ये देखें, सबसे पहले तो आपको ये एहसास होना चाहिए ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये कुछ एक्सप्रेशन जो मैं कर रहा हूँ, क्या ये वाकई वैलिड है, इससे होगा क्या, क्या ऐसा तो नहीं ये करने से मैं अपनी रिलेशनशिप ख़राब करूँगा, क्योंकि ख़राब तो होगी। आप अगर किसी को जलील कर देंगे तो दूसरा शख्स आपसे खुश तो नहीं होगा, ये तो नहीं कहेगा वाओ व्हाट अ गुड जॉब दैट यू डिड। आपने देखे सफिया, कोई भी आपको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। जैसे हम ये कहते हैं ना कि नहीं आई एम सो सॉरी, मैं उस वक्त ऐसा फील कर रहा था, डैमेज तो आपने कर दिया।
और वाई एनीवन वुड फॉरगिव यू, ये भी मैं लोगों से सवाल करती हूँ, भाई आपको क्यों माफ़ कर दें। सफ़िया, बहुत आम तौर पर हमने बातें सुनी होंगी कि हम लोगों को ना लेबल लगा के कहते हैं ये है ही गुस्से वाला, ये तो ऐसे ही है। अच्छा, माएँ अपने बच्चों के बिहेवियर को डिफेंड करती हैं, और जब उनका बेटा या बेटी चीखता चिल्लाता है तो वो ये कहती है नहीं ये भूखा है ना इसलिए शोर मचा रहा है, या ये भी बेरोज़गार है इसलिए बदतमीज़ी कर रहा है या शोर मचा रहा है, गुस्से में आ रहा है। तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें, या आप कुछ अगर नाजरीन को समझाना चाहें कि ये जो गुस्सा है ये मतलब इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। अगर भूख भी है तो आप अपने बच्चे का एक्सप्रेशन को हैंडल करें। तो ये वाली बात समझाइए कि क्या ये हम इस तरह कह सकते हैं कि भूखा है तो चीख रहा है, इसके दूर रस क्या नुकसान हो सकता है? अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक सेकंड सफ़िया, आप बात करती रहे, मैं अपनी चाय लेना चाहूँगी, आप कंटिन्यू करें। अच्छा देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ क्या होता है कि हम बचपन में बच्चे को ट्रेन ही नहीं करते कि अपने इमोशंस को रेगुलेट कैसे करो। रेगुलेट करने का मतलब क्या हुआ कि आप एक्सप्रेस कैसे करो, आप उसके साथ एक्सपीरियंस कैसे करो उसको। आपका बच्चा जो होता है ना बहुत उसको अभी बहुत छोटा है, ठीक है, उसको पता ही नहीं है कि उसको कुछ भी चाहिए होगा तो वो टेंट्रम्स भी थ्रो करता है, उसको और कोई तरीका ही नहीं आता। तो अगर इस तरह से बच्चा फील कर रहा है, और अक्सर केसेस में होता है खुद माँ बाप को भी पता नहीं होता कि वो करें क्या, क्योंकि उनको भी नहीं सिखाया किसी ने। तो आज अगर आप सीख सकते हैं, तो जो सुन रहे हैं हमारे नाजरीन, कि देखिए अगर आपका बच्चा एक्सप्रेस कर रहा है या आपको फील हो रहा है कि वो गुस्सा कर रहा है, तो आप उस वक्त ये करें कि उसके साथ रहें। स्पेशली जैसे मदर्स हैं, छोटे बच्चे जैसे आपके 3-4 साल के बच्चे हैं, आप उनका हाथ पकड़ें, उनको सबसे पहले कंफर्ट फीलिंग कराएं कि यू आर देयर फॉर द किड, ठीक है। जैसे होता है ना, हम कहते हैं फ़ौरन डिसोन कर देते हैं, तुम गंदे बच्चे हो, तुम जाओ यहाँ से, नहीं, उसको और बिल्डअप होगा ना। हाँ, मतलब उसको समझ ही नहीं आया मेरे साथ हुआ क्या, बहुत छोटा है ना अभी बच्चा। तो आपने क्या, उसका हाथ पकड़े, उसको बोले कि आई एम देयर, आई नो व्हाट यू फील इज़ एंगर। तो हम इसको जो है, मुझे पता है अभी जो हुआ है तुम उसमें गुस्से में हो, मुझे भी इस वक्त गुस्सा आ रहा है, लेकिन लेट्स जस्ट बी विद इट। सफ़िया, ये बात आपने बड़ी ज़बरदस्त कही है कि फीलिंग्स को हम वैलिडेट नहीं करते, या अगर आपके बच्चे को तकलीफ़ है तो हम उसको ये नहीं कहते कि आई नो व्हाट यू आर फीलिंग। सिर्फ यही होता है ना, हम कहते हैं कि अगर आपको बस सुन लिया जाए और आपको ऐसा महसूस हो कि मुझे समझा जा रहा है, आधा गुस्सा तो वहीं ठंडा हो जाता है। हाँ, है ना। दूसरा देखें, जब आप बच्चे को ये एहसास दिलाते हैं कि आप अभी जो फील कर रहे हैं गुस्सा, आई नो, और मुझे पता है तुम्हें जिस चीज़ पे फील हो रहा है ये चीज़ गलत हुई है, ठीक है, तो एक तो बच्चे को ये फील हुआ कि हाँ मुझे रिजेक्ट नहीं किया जा रहा। दूसरा, आपने उसको सिखाना है लेबल करना। आप उसे बोलें कि हाँ ये तुम्हें फील हो रहा है, लेकिन इसका एक्सप्रेशन जो है इस तरह करने से सही नहीं है, तो तुम इसके साथ थोड़ा रहो, क्योंकि मैंने आपको कहा ना एक रिएक्शन टाइम होता है, उस रिएक्शन टाइम को अगर आप कुछ ना करें और गुजार लें, ठीक है, किसी भी सूरत में आप उसको रेगुलेट करना सिखा दें। और रेगुलेट करने का मतलब ये, आपने उसको लेबल करना सिखाया कि तुम्हें फील हो क्या रहा है, तुम्हें महसूस क्या हो रहा है, ठीक है, जो उसके क्यूज़ क्या हैं, उसके वर्ब, उसको फीलिंग जो हुई वो उसका क्यू है, उसका फिजिकल जो है वो उसका क्यू है, आप उसे बताएं मुझे भी फील हो रहा है, बट आप भी एक्सप्रेस नहीं करें, और आप उसको सिखा रहे हैं कि बेटा इसको जो है, इसको तुम इसके साथ रहो, और इसको जो है इसको हम इस तरह करके नहीं एक्सप्रेस करना, लेट्स जस्ट बी विद इट, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस, लेट्स फाइंड अ गुड वे टू एक्सप्रेस इट, जिसको आप तहम्मुल से करके बात कर सकते हैं। तो उसको लेबल करना कि उसको फील क्या हो रहा है, उसको साथ में उसके साथ उस फीलिंग के साथ रहना, और फिर उसको एक सही तरीके से एक्सप्रेस करना। आप बचपन से देखिए, आप इतनी छोटी उम्र से जब उसको ट्रेन करना सिखाएंगे, हाँ, आप उसको एक्सप्रेशन सिखाएंगे, तो ये जो आप उनसे बात करिए ना बड़े होके, कि आप उसको वो कर देते हैं कि हाँ इसको तो गुस्सा, क्योंकि आपको खुद नहीं पता उसको डील कैसे करना है, आप किस आपने खुद ही ना ढूंढे कि ये भूख लग रही है तो रो रहा है। और सफ़िया, कितनी सही बात है आप लेबल पे कह रही हैं। ये बहुत शुरू से, बहुत ही बचपन से बातें शुरू होती हैं। अक्सर बच्चे रोते हैं जब उन्हें भूख लगती है। वो जो बच्चे रो रहे होते हैं, टीनेज में बदतमीज़ी कर रहे होते हैं अपनी माँ से जब उन्हें भूख लगती है, क्योंकि भूख जो इतनी छोटी सी एक मतलब फीलिंग है, उस पर इन्हें कंट्रोल नहीं होता। बाद में जाके तो आप देखें फिर कहाँ कहाँ मैनिफेस्ट करता है। देखिए, एक तो जब टीनेज बच्चा होता है उसके इमोशंस डेवलप नहीं है, उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है, उसे कॉन्सिक्वेंसेस की समझ नहीं है, अभी उसका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है, वो
आपने हमें सिखाना बड़ा है। लग रहा है वो। हाँ, लेकिन अभी नहीं हुआ है, वो टीनेजर है। एक तो बच्चा ऊपर से टीनेजर भी, जब वो टीनेजर स्टेज पे जाता है तभी भी उसे नहीं पता। तो आपने जो है जब वो इस तरह से कर रहे होते हैं तो बेहतर ये है आप तहम्मुल में, क्योंकि देखिए होता क्या है कि हमारे बच्चे भी तो हम ही से सीखते हैं। अगर हम खुद जो है नहीं जानते और हम खुद इस तरह एक्सप्रेस करते हैं और हम जो है उसको ये सिखा रहे हैं कि अच्छा तुम्हें भूख लग रही है तो तुम जब टेंट्रम थ्रो करोगे या तुम गुस्सा करोगे जब भी तुम्हें कुछ मिलेगा, तो आपने क्या किया उसकी हैबिट फॉर्मेशन कर दी ना, क्योंकि आपने उसका बिहेवियर रीइंफोर्समेंट है, आपने उसको खाना उसी वक्त दिया जब वो चीखेगा। हाँ बिल्कुल। जब तक अब वो ऐसे बोल रहा है तो इग्नोर करते, छोड़ इसको भी कुछ नहीं हुआ है। जो हाँ। हम अपनी माओ के साथ करते हैं, वो आवाज़ लगाती रहती है मोज़े उठा लो, जूते उठा लो, जब तक वो चीखती नहीं हमें भी पता है कि वो कोई 5 मरतबा कहेंगी, छठी बार हमने उठना है। तो इसी तरह हमने बच्चे को भी ट्रेन कर दिया। क्योंकि शायद हमारे साथ भी यही हुआ है तो हम शायद लर्न कर गए। अब इसकी तो जाना पड़ेगा तह में, पता अच्छा, लगे। ये वाला जो टीनेज वाला टॉपिक है इस पे मैं कभी और किसी प्रोग्राम में बात करूंगी, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स जिन बच्चों को बचपन में लाड में बिगाड़े होते हैं, बाद में जब वो टीनेज में आते हैं तो वही बातें बुरी लगने लगती हैं और फिर कॉन्फ्लिक्ट आता है। और जो आपने इतनी अच्छी बात की सफ़िया कि वो भी बच्चा भी बड़ा हो रहा है, हम उसे क्या कहते हैं, अब तुम बड़े हो गए हो। तो इस पर हम एक पूरा शो अलग से करेंगे। अब मुझे बताएं सफ़िया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि गुस्सा जो है वो जाने नहीं देना है, क्योंकि बाद में जाके उसके ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम फेस करेंगे। करने वाला अब क्या काम है? अब तो या तो मैं खुद हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, या कोई और शख्स है उसको गुस्सा आता है, जो भी कोई सुन रहा है, करे क्या आप वो? अच्छा, एक 2-3 चीज़ें हैं जो लोगों के जहन में मिथ्स जिसे कह लें, ठीक है, कि वो ये समझते हैं कि गुस्सा जो है मैंने तो इनहेरिट किया है, मुझे तो विरासत में आया है। ऐसा नहीं है। राइट, कि भाई यहाँ तो सारे आदमियों को गुस्सा आता है। हाँ, तो देखिए विरासत में नहीं आता। आप ये समझ लें कि ये हैबिट फॉर्मेशन ज़रूर हो सकती है, ये एक लर्न बिहेवियर ज़रूर हो सकता है कि आपने देखा अपने वालिद को करते हुए और आपने जो भी रीज़न्स है उसकी वजह से आपने भी सीख और लिया। आपने सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। और दूसरा आपने ये सीख लिया कि जब मैं गुस्सा करूँगा मुझे चीज़ मिल जाएगी। तो बहुत सारे मिथ्स हैं कि आप ये समझते हैं कि जब मुझे गुस्सा आएगा तो मुझे एग्रेशन तो शो ही करना है, वरना तो लोगों को पता है कैसे चलेगा मुझे गुस्सा आ रहा है। तो ये जो हम अपने आप को मैचो भी समझते हैं ना, मेल शॉविनिज्म का भी पार्ट है, हीरो भी है, भाई मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है, मैं तो अपने नाक के ऊपर मक्खी नहीं बैठने देता, ये एक शायद ग्लोरीफाई भी कर दिया ना हमने गुस्सा। देखिए ये जो आप जेंडर डिफरेंस की बात कर रही हैं ना, रिसर्च कहती है जेंडर डिफरेंस, क्योंकि जब किसी की मेल की मैस्कुलिनिटी थ्रेटेंड होती है तो वो गुस्सा करता है। वो वही बात हो गई जब आप थ्रेटेंड, जैसे आपने मुझसे बात की बच्चे को कुछ कहा तो माँ फ़ौरन रिएक्ट करती है ना, बिहेवियर शो करती है। इस तरह मेल की जब मैस्कुलिनिटी थ्रेटेंड होती है तो वो गुस्सा शो करता है, ये रिसर्च कहती भी है। अच्छा, हाँ, यानी कि ये सिर्फ ऐसी हमारी देखी दिखाई सुनी सुनाई बातें नहीं। तब ये एक सवाल, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा, ये गुस्से का क्या इफेक्ट आपके वेट पे या उस पे आता है, जैसे फिजिकल हाँ, फिजिकल इसका है? देखिए अगर आप वेट बढ़ता है या कम होता है? वेट तो देखिए स्ट्रेस ईटिंग अगर आप कर रहे हैं गुस्से की वजह से, आपके बाद में आपको कहीं पे इमोशनली आपको फील हुआ ये मैंने क्या कर दिया, या आपके इमोशनल ईटिंग जैसे हम कह दें, तो हो सकता है उसकी वजह से वेट इंक्रीज हो। अच्छा, हो सकता है, क्योंकि गुस्सा शायद स्ट्रेस को कनेक्ट करता है। आप जब चीख रहे चिल्ला रहे हैं और घर में माहौल ख़राब कर रहे हैं तो फिर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। देखिए ये वेट की जहाँ तक बात कर रहे हैं, ये तो ऐसा प्रूवन नहीं है। हाँ, प्रूवन या इसके बारे में एक आम तौर पे कहते हैं ना सफिया, वो गुस्सा कर करके इतना सूखा होता जा रहा है, तो आई थिंक इट्स नॉट गुस्सा या इतना मोटा हो गया, इट्स द स्ट्रेस जो हाँ, स्ट्रेस ईटिंग ज़रूर हो सकती है। देखिए जहाँ तक वेट का ताल्लुक है, वेट बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है। अब गुस्सा भी वो क्यों कर रहा है, ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि क्या उसके पास उसके माहौल में ऐसी चीज़ें कि जिसकी वजह से वो गुस्सा कर रहा है, क्या उसको कंट्रोल ही नहीं आता, क्या उसको पता ही नहीं कि मैं गुस्से को, अक्सर तो लोगों को यही नहीं पता कि गुस्से को एक्सप्रेस नहीं करना। सारी बात बॉयल्स डाउन तो आपकी इस पूरी कॉन्वर्सेशन में मुझे ये बात समझ आई कि आपने अपना एक्सप्रेशन आपके कंट्रोल, जिसको हम एग्रेशन कहते हैं, हम अगर ना करें, अगर हम रोक लें, हम थोड़ा सा अगर समझ जाए, सांस ले ले, हाँ, उस मतलब वक्त हम अगर सांस ले ले, हाँ, पानी पी ले, अगर हम अट्यून्ड हो जाएं अपने जिस्म के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ, अपनी थॉट्स के साथ, और हमें पता हो कि यार ये मैं नेगेटिव सोचने लगा हूँ, अब मेरा गुस्सा और बढ़ेगा, ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ ये सारा मुझे क्यूज़ दे रहा है कि मैं गुस्से किस पे जा रही हूँ, जैसे हम एंगर थर्मोमीटर भी कहते हैं। अगर हम अपने आप को, बच्चे को, जैसे आप मुझसे बात कर रही थी, तो हम अगर बच्चे को ये सिखा दें बचपन से ही कि बेटा 3 जोन्स हैं,
ब्लू जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन, ठीक है। तो तुम अगर अभी रेड जोन में विच इज़ हाई एंगर, विच इज़ एग्रेशन, अब एक्सप्लोड करने वाला है, उसको आप या ऑरेंज जोन में आते ही विच वुड बी के ऐसा उसका एस्केलेशन की तरफ जा रहा है वो, तो आप उस वक्त ही कहो कि यार तुम कहीं ऑरेंज जोन में तो नहीं हो, लेट्स कम टू द ब्लू जोन विच इज़ द ठंडा जोन, ठीक है। अगर यही चीज़ आप अपने साथ प्रैक्टिस करें, इट कम्स विद प्रैक्टिस। जैसे हैबिट फॉर्मेशन गुस्से की हुई है, अब उसको आपने अनलर्न करना है ना, तो आप दूसरी वाली चीज़ प्रैक्टिस करना शुरू करें। सही। तो आपकी बातों से जो मैं इस वक्त, बल्कि सबको मैसेज भी ये मिला होगा, पहली बात ये कि गुस्सा नेचुरल है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स आपके हाथ में। और एज ए पेरेंट या एज अ फैमिली मेम्बर कोई आप अगर आप बड़े हैं घर के, तो आप प्लीज़ लेबल ना करें बच्चों को कि नहीं ये तो गुस्से वाला है, ये तो बड़ा माचो, हम बड़ा जब मैं कह रही हूँ ना ग्लोरीफाई भी करते हैं, अल्फा मेल, बिल्कुल आपने सही बात की। तो ये मत करें, क्योंकि आज वो जो आपको अल्फा मेल लग रहा है, कल वो अपनी ज़िंदगी ख़राब करेगा आगे जाके। बहुत सारी डिवोर्सेस इस वजह से होती हैं कि वो शख्स जानता भी नहीं और वो अब्यूसिव हो चुका होता है। हैबिट फॉर्मेशन उसकी हो चुकी होती है ना। तो और ये एक हैबिट है, आप हैबिट्स को तोड़ सकते हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात की जो कि एक बड़ा अच्छा टेक अवे था फॉर मी, जो कि मुझे भी नहीं पता था कि ये जेनरेशनल कोई जेनेटिकली ट्रांसफर चीज़ नहीं है, ये मौरूसी नहीं है, बीमारी, ये डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन नहीं है, ये गुस्सा एक हैबिट है। एक सफ़िया, इस पर मुझे एक बात याद आ रही है जो कि हमारे बड़े कहा करते हैं कि एक अच्छी माँ या पढ़ी लिखी माँ पूरे घर की किस्मत मुस्तकबिल संवार देती है। तो अगर आपको ये लगता है कि आप खातून हैं और कुछ नहीं कर सकती, आप एक पूरे आने वाला एक मुस्तकबिल किसी भी एक शख्स का या 2-4 बच्चों का कम्प्लीटली चेंज कर सकती हैं। सफ़िया, एनीथिंग यू वांट टू ऐड, बिकॉज अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं। अच्छा, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि जैसे आप मुझसे बात कर रही थी कि हम कर क्या सकते हैं। अगर आपको गुस्सा फील हो रहा है, उस वक्त आपको लगा है भी किसी ने आपको थ्रेटन किया है, किसी ने आपकी बेइज्जती की है और आप रिएक्ट करेंगे एज एन एग्रेशन, आप उस वक्त एक तो डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने आप को, उस जगह से हट जाए। दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, हम अक्सर गुस्से में क्या करते हैं, वेंट करते हैं, लोगों को बताते हैं मेरे साथ ये हुआ। वेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं फ़ायदा नहीं है, वो और जल्दी पे तेल छिड़केंगे। नहीं, मतलब ये तो आगे आप सोचिए, मतलब मैं वेंट क्यों करूं कि मेरे को फ़ायदा होगा इससे। आपने सीखना है एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। आपको जो फील हो रहा है, ऐसा नहीं अगर किसी ने आपकी बेइज्जती की है तो आप चुप होके बैठ जाए, नहीं, आप उसको सही से रिस्पॉन्स, हाँ, जिसको असर्टिवनेस भी कहते हैं, आप किस तरह अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दें। आप अपने आप को वहाँ उस जगह से एक तो हट जाए, किसी तरह अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें। और एक सिंपल सी एग्जांपल दे देती हूँ, अगर आपको लग रहा है रबर बैंड पहन लें, वो खींच के, ताकि आप उस जगह से थॉट स्टॉपिंग आपकी हो जाए, ठीक है। आप अपनी किसी दोस्त से बात कर लें, कोई मूवी देख लें, कोई डिस्ट्रैक्ट करें अपने आप, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें। ये बड़ा ज़बरदस्त टेक्निक है कि आप उल्टी गिनती, काउंटिंग शुरू करते हैं। आपको गुस्सा आ रहा है ना, अब जैसे 1 2 3 4 हम तो बड़ा नॉर्मल रिस्पॉन्स है, लेकिन अगर आप इसी कोई 10 9 8 चला जाएगा तो आपका और क्या होगा, उस वो जो टाइम गुजर गया ना, तो आप खुद फील करेंगे नाउ यू रिलैक्स, ठीक है। डीप ब्रीथिंग करें ताकि आपका, क्योंकि वो इमोशन है ना, अपने बॉडी को दोबारा नॉर्मलाइज करना है। सही। थैंक यू सो मच सफ़िया। मुझे इस मौके पे वो हदीस याद आ रही है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बड़ा आसान तरीका बताया, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो पहले तो पानी पिएं, खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, लेटे हुए हैं तो करवट बदल लें। यानी कि हमारे दीन में भी गुस्से को डिफ़र करने का हुक्म दिया है, क्योंकि गुस्से में हम कुछ कह तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हम वो रिश्ता डैमेज कर देते हैं, वो माहौल ख़राब कर देते हैं, और फिर आपको कोई माफ़ नहीं करेगा। आप इतने को खूबसूरत नहीं कि लोग आपको आप माफ़िया मांगे और लोग माफ़ कर दें, क्योंकि जब वो दिलों में दूरी आ जाती है या बाल आ जाता है, वो निकालना बहुत मुश्किल है। तो इट्स बेटर कि अपने आप को कंट्रोल कर लें। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे पास एक और बहुत अच्छे मेहमान मौजूद हैं, और हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो ऐसा टॉपिक है जो कि हम सब भुगतते हैं, मगर वो कहते हैं ना, सबको पता है, सब भुगत भी रहे हैं, मगर ज़्यादा कॉन्वर्सेशन उस पर नहीं होती। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप में से कितने लोग हैं जो कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं और अपने बॉसेस से शदीद नफरत करते हैं, या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जब ऑफिस से वो घर आता है तो उसका मूड बहुत ख़राब होता है, और अगर उससे कोई बात करो तो काट खाने को दौड़ रहा होता है, और हमें ऐसा लगता है कि यार सारा दिन मज़े करके आए ऑफिस में, सारा दिन एसी में बैठ के आराम से काम करता रहा, मैं यहाँ घर में लगी हुई थी और अब इसका मूड इतना ख़राब है। या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिनको बहुत अर्ली एज में शुगर, ब्लड प्रेशर, ये तमाम मसाइल हो गए, और वो यही कहते हैं भाई स्ट्रेस बहुत है, मेरे काम की प्लेस पे टेंशन बहुत है।
या फिर वो शख्स जो अच्छी भली लगी हुई नौकरी छोड़ दी उसने, तनख्वाह भी अच्छी थी, पर्क्स भी थे, और जब उसे पूछा गया कि क्या मसला है तो उसने कहा भाई मेरे मैनेजर से मेरी नहीं बनती। ये सब बातें एक तरफ इंडिकेशन देती हैं, वो ये कि जिस जगह वो काम करते हैं वहाँ से वो खुश नहीं है। कितना ज़रूरी है आपका वर्क प्लेस पे खुश रहना, और ये है किसकी ज़िम्मेदारी? मैं कहीं जाके अगर नौकरी करने बैठ जाऊँ और क्या मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उस पूरी वर्क प्लेस का माहौल अच्छा रखूँ, या मेरे बॉसेस की ज़िम्मेदारी है? एक टर्म होती है जिसको कहते हैं वर्क प्लेस कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, या काम पर जो कामकाज है उसका माहौल कैसा है, इसका बहुत इम्पैक्ट होता है आपकी जहनी और जिस्मानी सेहत पर। आज इसी टॉपिक में बात करेंगे। मेरे पास बड़ा अच्छा पैनल मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है फ़हाद एहसान। फ़हाद एहसान एक एंटरप्रेन्योर है। ये पहले अफवाज पाकिस्तान में थे और उसके बाद उन्होंने अपना प्रोजेक्ट, अपना खुद एक एंटरप्रेन्योरशिप का समझे कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जो कि इतना सक्सेसफुल हो गया, जिसको कई सालों से वो बहुत सक्सेसफुली चला रहे हैं। इसके अलावा एक सोशल साइंटिस्ट है। वो उनको बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करने में, उनकी स्टडी करने में वो बहुत इन्जॉय भी करते हैं और बड़ी उनके पास मज़ेदार मालूमात भी होती है, तो हम इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद है मेरी जो गेस्ट हमारे पास ऑलरेडी, हम एंगर पे बात कर रहे थे और अब हम वर्क प्लेस कल्चर पे बात करेंगे, सफ़िया दोस्त मोहम्मद जो साइकोलॉजिस्ट हैं। तो लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। मैं पहले फ़हाद से बात करूँगी। फ़हाद, क्योंकि आप एक बिज़नेस ओनर हैं और आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो मुझे बताइए कि ये जो वर्क प्लेस कल्चर है या ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की हम बात करते हैं, ये क्या मिथ है या वाकई एक रियलिटी है? ये मिथ तो बिल्कुल नहीं है, रियलिटी है बिल्कुल, और हम इसको रोज़ाना फेस करते हैं। और सिर्फ वर्क कल्चर जो है, मैं ये कहूँगा कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ऑफिसेस की सूरत में एग्जिस्ट करती हैं, सिर्फ वहीं पर नहीं, बल्कि घरों में भी एक वर्क कल्चर एग्जिस्ट करता है जिसको जो है वो ख़वातीन चलाती हैं। उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो ख़वातीन होती हैं। तो जहाँ तक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट का ताल्लुक है, तो यस, ये ट्रिकल डाउन करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि जो भी अच्छी बात होगी या बुरी बात होगी वो टॉप टू डाउन बॉटम जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस करती है। और इसको हम अगर ये कहें कि जी अगर अच्छी मिसाल बनानी है तो वो भी बड़े बनाते हैं और बुरी मिसाल भी बड़े बनाते हैं, भले वो ऑफिस का कल्चर हो या वो घर का कल्चर हो। लेकिन यहाँ पे इनफरादी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं ख़त्म हो सकती, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि जी मेरे घर में मेरे बॉसेस, मेरे घर में मेरी वालदैन का बहुत ज़्यादा रवैया ख़राब है, तो मैं अगर बहन भाइयों में बड़ा हूँ तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने घर के माहौल को बेहतर करने की अपनी सी तगदो करूँ। और ऑफिस के अंदर मैं अगर 2 लोगों का इंचार्ज हूँ या किसी का इंचार्ज नहीं हूँ, इवन कि मैं सफाई करने वाला हूँ, तो भी मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सबसे पहले तो मैं अपने काम को सही तरीके से अंजाम दूँ। जब मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से सर अंजाम दूँगा तो मेरी इज़्ज़त आसपास के लोगों में खुद ब खुद बनेगी। और हम एज मैनेजर्स, जिनके नीचे कुछ लोग काम करते हैं, उन्हें तो ये रूल ऑफ थंब बिल्कुल अपना लेना चाहिए कि जो शख्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देता है तो उसकी इज़्ज़त उसके काम से है। तो जब हम उसको उसकी इज़्ज़त देंगे और हम उसको थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे टुवर्ड्स बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन, अच्छा इंसान बनने में उसको सपोर्ट करेंगे और उसको सिर्फ इस बात की काइंडनेस देंगे, मेहरबान रहेंगे उसके ऊपर कि वो भी एक इंसान है जो कि हमारी तरह ही ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात का सामना करता है, तो यकीन कीजिए कि हम सब एक लेवल पे आ जाते हैं इस बात को मद्देनज़र रखते हुए। और जब हम एक लेवल पे आ जाते हैं तो फिर हम लोगों के एहसासात, उनकी मजबूरियाँ, उनकी खुशियाँ, इन सब को बखूबी समझ भी सकते हैं और आपस में शेयर भी कर सकते हैं। जब हम आपस में इन चीज़ों को शेयर करते हैं तो सब के अंदर एक कल्चर बनता है वर्क के अंदर, ऑफिस के अंदर, जिसके अंदर हम-आहंगी होती है, भाईचारा होता है। और इसकी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार टॉप एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जिनको ये मिसाल कायम करनी चाहिए और नीचे तक उसको पहुंचाना चाहिए। फ़हाद, आपने बहुत अच्छी बात की कि वैसे तो ये बॉसेस का काम है कि वो एक कल्चर को डेवलप करें, लेकिन अगर आप किसी भी हैसियत में उस जगह काम कर रहे हैं तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप भी अपना एक कल्चर लेके, अपना मिजाज लेके उस कंपनी का हिस्सा बनते हैं। और अगर आप खुश मिजाज हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अपने इर्द गिर्द वो बेहतर करना शुरू करते हैं। बट यू आर राइट कि शुरू ऊपर से ही होता है। अच्छा सफ़िया, मैं आपकी तरफ आऊँगी कि क्या वजह है कि बहुत सारे लोग वैसे तो ठीक होते हैं, मिजाज भी उनका अच्छा होता है, लेकिन वो हमेशा जब आप उनको देखेंगे इंटरेक्शन करते हुए अपने से मर्तबे में छोटे शख्स से, तो उनका बिहेवियर बहुत टॉक्सिक होता है।
या वो बहुत ही डोमिनेटिंग होते हैं, या उनका बिहेवियर जो अपने हम मर्तब लोग हैं उनसे मुख्तलिफ होगा, लेकिन अपने से नीचे वो मुख्तलिफ अंदाज में या थोड़ा ऐसे कह लीजिए कि उस तरह इज्जत नहीं देते। ये कहाँ से, ये मतलब ये दिमाग ख़राब कहाँ से होता है, क्या वजह है इसकी? देखिए अगर हम ये बात करते हैं कि हमारे से कोई छोटा है और हम उसको अच्छी तरह ट्रीट नहीं कर रहे, तो इसकी तो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। ये देखना पड़ेगा कि इसने ये सीखा कहाँ से, क्योंकि माँ के पेट से तो ये नहीं सीख के आता ना कि मैंने अपने छोटे से बुरे रवैये से पेश आना है। तो क्या उसके घर में ऐसा था, क्या उसने अपने घर से बिहेवियर लर्न किया है कि वहाँ पे जैसे हम होते हैं ना, हमारे घर के नौकर हुए, उनसे हम किस तरह, तो बच्चा तो लर्न ही कर रहा है ना, वही बड़ा हो रहा है, तो वो क्या उसके घर में उसकी फैमिली किस तरह डील करती है। क्या अगर उसने बदतमीज़ी की तो किसी ने उसको ये चीज़ पिन पॉइंट की कि जिस तरह तुम बाकी बात करते हो लोगों से, अपने घर वालों से, इसी तरह उनसे भी बात करो। इसी तरह अगर वो अपने से छोटे बहन भाई से भी अगर बदतमीज़ी से बात कर रहा है, क्या उस वक्त भी स्टॉप किया? जैसे अभी फहद कह रहे थे कि मैं बड़ा भाई हूँ तो मुझे माहौल अच्छा रखना है, तो उस बड़े भाई को भी तो किसी ने सिखाया होगा, तो वो बड़ा भाई जब भी तो नीचे सिखाएगा। अगर उसी को किसी ने नहीं सिखाया बल्कि इनकरेज किया, हाँ ये बड़ा है भाई, इसको तो ये अपने से छोटे को डांट सकता है, तो फिर और उसको डांट के दूसरी चीज़ ये हुई, उसको मिला क्या? अगर उसको वो चीज़ मिल गई जिसके लिए उसने चीखम चिल्ली की थी, तो वो तो फिर और पक्का हो जाएगा ना। और फिर जब दूसरा देख रहा है उसको कि ये चिखम चिल्ली करके चीज़ हासिल कर सकता है, तो मुझे भी यही करना चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, तो वो भी सीख लेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से मिक्स हो सकता है। फिर जब आप ऑफिस कल्चर की बात कर रही थी, तो जब हम कल्चर कहते हैं ना, तो कल्चर तो बनता ही लोगों से। अब जब आप ऑफिस में जाते हैं तो डिफरेंट जगहों के लोग आ रहे होते हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट से लोग आ रहे होते हैं, सबका मिक्स होता है। सबसे ज़्यादा टाइम जो हम अपना वेकिंग टाइम होता है ना, वो हम अपने ऑफिस के माहौल में, और जो घर के माहौल की बात कर रहे थे, घर में तो चलें ख़वातीन 24/7 वहाँ पे मौजूद है। अगर ख़वातीन या मर्द जो ऑफिस में या वर्क कल्चर में काम करें तो कम से कम 8 से 9 घंटे तो मिनिमम वो स्पेंड कर ही रहे हैं ना वहाँ पे। तो वहाँ पे जो लोग आ रहे आ तो उसी घर से रहें, कुछ ना कुछ, एक तो वही बिहेवियर्स लेकर आ रहे हैं। फिर दूसरा, जब आजकल की हमारे यहाँ जो इन्वायरमेंट से स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अनफॉर्चुनेटली महदूद हैं। ठीक है, जब महदूद चीज़ें होती हैं तो उसके लिए आपकी जो है लोग तो बहुत ज़्यादा है सप्लाई में, डिमांड बहुत कम है, यानी अभी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है कि उन लोगों को आप एब्जॉर्ब कर सकें। तो जो उसी इन्वायरमेंट में कंपटीशन तो आपने बढ़ा दिया। जब कंपटीशन बढ़ा दिया तो वो जो टॉक्सिक ट्रेट्स हैं वो भी आपने बढ़ा दी, क्योंकि आपने दूसरे को नीचे दिखाना है ताकि मैं अच्छा दिख सकूं। दूसरे को आप कैसे नीचे दिखाएं? अगर उसने अच्छा कर लिया तो ये इसका तो नाम बन जाएगा, ये तो प्रमोट हो जाएगा, ये कैसे बर्दाश्त करेंगे? फिर कुछ हमारे यहाँ हसद भी आ जाती है, हमें जलन होती है, हम किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। फिर जो आपने कहा नीचे डांटना पीटना वो शुरू कर देते हैं। बॉसेस कुछ अपना राइट समझते हैं कि भाई मैं तो डांटूंगा, तुम, और कोई आता ही नहीं उनको, वो कहते हैं डांटूंगा तो जो भी ना काम निकलेगा, वरना तो ये सीखेंगे ही नहीं। आपने दूसरी चीज़ ट्राई करके देखी कभी? आपने उनसे अच्छी तरह बात की, आप चाह क्या रहे हैं? आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं या आप उनके अंदर ट्रस्ट का पैदा करना चाह रहे हैं? जब आप कंट्रोल करेंगे ताकि आप वो ओबीडियंट रहें, तो फिर आप ट्रस्ट तो नहीं गेन करेंगे। और हम ये अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि वो जो बड़े भी करते हैं ना, कि जब किसी बच्चे से काम निकलवाना होता है तो उससे बहुत प्यार से बात करते हैं, और एक आम हम एक बड़ा मुहावरा है कि चने की झाड़ पर चढ़ाना, तो इट वर्क्स फॉर ओल्डर पीपल ऑल्सो, कि अगर आपने अच्छी तरह या आप थोड़ा सा उसको मान दे के बात करें तो वो ज़रूर सुनेगा। अच्छा फहद, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। फहद, ऐसा अक्सर होता है कि क्योंकि आप लोगों को हायर करते हैं और बहुत सारे लोग अपना कल्चर, पुरानी कंपनी का कल्चर लेके आपकी कंपनी में आ जाते होंगे, और ये एज अ बॉस अगर आपने एक सर्टेन कल्चर मेंटेन करना है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता होगा। तो हाउ डू यू हैंडल दैट? देखिए, जब भी कोई नई रिसोर्स ज्वाइन करती है कंपनी को तो उसे एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ज्वाइनिंग पीरियड के दौरान उनकी जो है वो एक छोटी सी ट्रेनिंग रखी जाती है जिसके अंदर उनको ये बताया जाता है कि क्या हायरार्की है, उन्हें अगर कोई मुश्किल, कोई मसला हो तो उन्हें किससे कांटेक्ट करना है, उनकी क्या टाइमिंग है, उन्हें अगर कोई छुट्टी चाहिए तो किससे कांटेक्ट करना है। और फिर उस ट्रेनिंग के अंदर हम जो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं वो करते हैं उनके पर्पस का, कि व्हाट इज़ द पर्पस दैट दे आर गेटिंग दिस जॉब फॉर,
क्या ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए है या ये इनकी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए? क्योंकि ये पर्सपेक्टिव अगर सिर्फ इस तरह ही देख लिया जाए कि मेरी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए मेरी अपनी ज़ाती जो कि मेरे गोल सेटिंग्स हैं, मेरी क्वेस्ट है अपनी ज़िंदगी का उसको वो पाने के लिए, और दूसरा मेरे अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए, तो पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सही। अब मैं सिर्फ इसको सिर्फ अपना मरकज़ बनाऊं कि मैं पैसा हासिल करने के लिए काम करता हूं, तो उसकी इफादियत और मेरा बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होगा। सही। तो पर्पस को डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट हम कल ही अपने ऑफिस में एक ट्रेनिंग का इनेकाद किया था जिसमें हमने यही सारी बातें की थी, और उसके अंदर उसका टॉपिक था कि जी हम दिली सुकून यानी कंटेंटमेंट किस तरह हासिल करें अपने प्रोफेशनल एंडेवर से। तो अब हम काम करने तो आते हैं 8 से 9 घंटे, और उसके अंदर अगर आप जो है वो अपना ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी शामिल कर लीजिए तो ये 10 से 11 घंटे भी बन सकते हैं। तो क्या इतने घंटे गुजारने के बाद अगर आप घर पे स्ट्रेसफुल जा रहे हैं और घर से भी स्ट्रेसफुल आ रहे हैं, तो यकीन कीजिए कि आप बहुत ही जल्दी बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि पुराने दौर में, गारों के दौर में जब इंसान रहता था, तो स्ट्रेस का मतलब था या तो कोई जानवर आप पे हमला करने वाला है, या फिर कोई ऐसा सीज़न आने वाला है जिसके अंदर आपको खाने की कमी होगी, जैसे बर्फ़ हो गई, फैमिन हो गई, कहत पड़ गया। तो उसके अंदर क्या होता था कि एक हमारी फिजियोलॉजिकल उसका रिएक्शन होता था कि अगर खूनी दरिंदा कोई हम पे हमला करने वाला है तो हमारा जिस्म हमारे खून को मोटा कर देता था। अच्छा जी, जिसकी वजह से अभी हम देखते हैं कि ब्लड थिकनिंग से हमें हार्ट डिजीजेस होते हैं अगर हम अंडर स्ट्रेस रहें बहुत ज़्यादा। दूसरी बात कि अगर हम कहत आने वाला है तो फिर क्या हमारे जिस्म पे फैट चढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे कि स्ट्रेसफुल लोग दोनों ही चीज़ें, दोनों उनको पास ये होती है। इवन कि स्ट्रेस इज सो कंटेजियस कि अगर आपके सराउंडिंग में, आपके साथ में कोई स्ट्रेसफुल इंसान बैठता है मुस्तकिल, या आपका बॉस स्ट्रेसफुल है, तो आप भी स्ट्रेसफुल हो जाएंगे। और इनफैक्ट ये स्टडीज़ तो यहाँ तक गई हैं कि अगर इफ़ अ बॉस इज़ वेरी स्ट्रेसफुल, अंडर स्ट्रेस, सो द कोवर्कर हु इज़ वर्किंग विद हिम और हर, वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फैट चढ़ा लेंगे ऑटोमेटिकली, बगैर ये जाने के ऐसा क्यों हो रहा है। एनर्जी रिसीव कर रहा है, एनर्जी रिसीव कर रहा है, तो इट गोज़ वेरी लॉन्ग। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो जो वर्क कल्चर है उसके अंदर तो हम चलें जी, उसको रेगुलेट कर सकते हैं। उसके अंदर हायरार्की होती हैं, टॉप मैनेजर्स होते हैं जो कि एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जी कहाँ पर क्या चीज़ गलत जा रही है, उसको सही कर सकते हैं। घर के माहौल के अंदर जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द हाउस होती है, ख़वातीन, उनकी होती है कि घर में अगर बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेसफुल हो सकती हैं, घर के अंदर जो है वो माली मुश्किलात का सामना हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि उसका जो हल है वो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप स्ट्रेसफुल रहेंगे तो वो ज़्यादा बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। इसका ज़्यादातर बेहतर हल ये है कि आप जो चीज़ जैसी है उसको उसी तरह डील कीजिए, रिएक्ट करने के बजाय एक्ट कीजिए। आप पहले ये सोचिए कि क्या मुझे इसके ऊपर गुस्सा करना है या नहीं, और सिर्फ वहीं पे गुस्सा कीजिए जहाँ पे करने का हक बनता है। बीइंग ऑथेंटिक इसको कहते हैं, कि जहाँ पे जो चीज़ करने का हक है वही किया जाए। क्योंकि आप जब किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि उसके ऊपर असर हो रहा है, आपके ऊपर भी इसका असर हो रहा है। एब्सोल्युटली। हम जो है वो कहते हैं कि जी झूठ बोलना बुरी बात है। वो बुरी बात इसलिए नहीं है कि मैं जिसके साथ झूठ बोलता हूँ उसको नुकसान पहुंचता है, बल्कि ये मेरे लिए नुकसानदेह उतना ही है, बल्कि उससे ज़्यादा है, क्योंकि अब मैं अपने आप को एक झूठा इंसान मानूंगा। मैं अपनी किसी बात पर भी यकीन खुद नहीं कर पाऊंगा। कॉन्शियस भी जी हाँ, तो मैं एंगर दूंगा, एंगर मेरे ऊपर असरअंदाज होगा। मैं स्ट्रेस दूसरों को दूंगा, मेरे ऊपर असरअंदाज होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि घर के माहौल के अंदर हम एक ऐसा माहौल बनाएं जो कि बच्चों पर भी पॉजिटिवली असरअंदाज हो, हमारे जो घर के रिसोर्स ओनर्स अर्नर्स हैं उनके ऊपर भी अच्छे तरीके से असरअंदाज हो, तो वो पॉजिटिव तरीके से वर्क प्लेसेस के ऊपर भी काम कर सकेंगे और घर के अंदर भी खुशगवार माहौल रहेगा। बिल्कुल। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम ये जानेंगे, हमने ये आइडेंटिफाई तो किया कि ये जो है मिथ नहीं है, बहुत रियलिटी है। और लोग जो भी फहद ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जो पुराने ज़माने में जब दरिंदा हम पे हमला करना आता था तो हमारा खून थिक हो जाता था, और इसी तरह अगर फैमिन है तो चर्बी चढ़ जाती थी। अब आप ये देखिए हमारे इर्द गिर्द मसाइल क्या हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, और ये सब स्ट्रेस, जो हम कहते हैं ना स्ट्रेस की बीमारियाँ हैं। भाई हम इसी तरह डिज़ाइंड है, तो प्लीज़ अपने आप को भी स्ट्रेस से बचाएं, दूसरों को भी स्ट्रेस ना दें। ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो हम ये बात करेंगे कि अब अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा टॉक्सिक शख्स मौजूद है तो उसको हैंडल कैसे किया जाए।
कहीं मत जाइएगा, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये कॉन्वर्सेशन का एक मकसद तो ये है कि अगर आप वो टॉक्सिक बॉस हैं जिन्होंने सबकी ज़िंदगी मुश्किल में डाली हुई है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सांस लें और ये सोचें कि जो मैं पूरा वक्त डांटता रहता हूँ अपने अंडर जितने लोग काम करते हैं, ये मुझे डायरेक्ट मुझे अफेक्ट कर रहा है। और अगर आप बीमार हो गए या आप जहनी मरीज़ बन गए तो फिर इस काम का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और सिमिलरली वो खातून जो सारा दिन मासियों पर चीख रही हैं, वो भी इंसान है भाई, प्यार से बात कर लो, थोड़ा सा मोहब्बत से काम कराएंगी, वो यकीन करें बर्तन धोने के बाद आपके पंखे भी साफ़ करके देगी। हम आते हैं सबके आपके पास, क्योंकि आप घर में मासियों से काम करवाती होंगी यकीनन, है ना? सभी आपका क्या तरीका है? प्यार प्यार से सारे काम करवा लेने, या कि यहाँ से सफाई नहीं हुई वहाँ से सफाई नहीं हुई, क्या तरीका है? सच सच नहीं बताए चले, आप इतना मुस्कुरा रही हैं। देखिए वही बात है कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ लेकिन उसके साथ साथ इंसान भी हूँ। अच्छा देखिए बात ये है कि आप जहाँ तक काम कराने का तरीका है, जब आप अगर लीडरशिप पोजीशन पे आते हैं, ठीक है, तो लीडरशिप तो वॉक द टॉक है, या मैनेजर तो वही लीडरशिप अगर आप घर पे देख लें या फिर आप ऑफिसेज और वर्क पे देख लें, आप खुद किस पर्सपेक्टिव के साथ जा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, आप कैसा माहौल चाहते हैं, क्या आप ये चाहते हैं कि आपके साथ काम करने वाले आपके साथ एसोसिएट कर सकें, आप ये चाहते हैं कि वो भी ग्रो करें साथ साथ आप भी ग्रो करें, या आप उतना तंग कर देना चाहते हैं कि उनकी अजीरन कर दी आपने ज़िंदगी, उनको डरा के सहमा के रख दिया। तो देखें ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता ना, सही बात। बाय नेचर हम एज ह्यूमन बीइंग ऐसे तो नहीं है ना कि जल्लाद बन जाए। तो जब हम बनना नहीं चाहते, हो सकता है जब हम किसी को जल्लाद बर्दाश्त नहीं करते तो हमें बनना भी नहीं चाहिए। और अक्सर मुझे लगता है कि जो जल्लाद या जिनको हम टॉक्सिक बॉसेस कहते हैं, क्या उनको पता है? और कहीं उनको जब पता ही नहीं है कि मैं टॉक्सिक बॉस हूँ, क्योंकि उनके आगे जिनके ऊपर वो चीख रहे हैं, क्या वो उनको आके कितने लोगों में हिम्मत होती है कि जाके बोलते हैं ये जो आप चीखम चिल्ली कर रहे हैं ये मेरे को बहुत तकलीफ दे रहा है, बड़ी इसके लिए हिम्मत चाहिए होती पर है। सफिया अक्सर हम रिज़ाइन कर देते हैं बगैर अपने मैनेजर को बताया कि आई रिज़ाइन बिकॉज ऑफ यू, हाँ, है ना? क्योंकि हमें वो सिखाया जाता है ना कि एग्जिट इंटरव्यूज़ में सब चीज़ें अच्छी कहो, रिलेशनशिप ख़राब ना करो, तुम अगर कुछ करके जाओगे तो बॉसेस को मैनेजमेंट कुछ नहीं कहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। और बॉस को भी ये सोचना चाहिए कि क्या मैं इसकी रिप्लेसमेंट इतनी आसानी से ढूंढ लूँगा, और फिर जब मैं अगर वो जाके बाहर जाएगा तो मेरी कोई अच्छाई तो नहीं करेगा ना, बुराइयाँ ही करेगा ना, तो मैं अपने लिए क्या इमेज बना रहा हूँ, और मैं कोई लिखवा के तो नहीं लाया हूँ ना जहेज में कि ये तो मेरे साथ ज़िंदगी भर कंपनी रहेगी। गुलाम, अब गुलाम थोड़ी है। हाँ, गुलाम थोड़ी कोई है। और यही होता है, लोग अक्सर अपने बॉसेस को ही छोड़ के जाते हैं, और इसी वजह से छोड़ के जाते हैं कि अगर बॉस के साथ उनको एक थ्रेटेंड फीलिंग आ रही है, बॉस उनकी कभी भी बेइज्जती कर सकता है, ठीक है। इसी तरह आप जब मुझसे पूछी थी मासियों का, अगर हर वक्त आप उस पर चीखते चिल्लाते रहेंगे, खैर आजकल ये भी देखना चाहिए कि नौकर भी किस तरह का है, दोनों चीज़ें इट्स लाइक गिव एंड टेक है। अच्छा सफिया, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता आप एग्री करेंगी नहीं करेंगी। पूरी ज़िंदगी आज तक आई हैव बिन वेरी नाइस टू हूएवर इज़ वर्किंग विद मी, उन्होंने किसी ने मुझे छोड़ा नहीं। और मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि फिर अगर आप इज़्ज़त दे के बात करते हैं या थोड़ा सा प्यार से बात करते हैं, तो वो जो मैं कह रही हूँ ना, पोछा लगाने वाला झाड़ू करने के लिए आया है मगर आपके पंखे साफ़ करके और दरवाजे साफ़ करके जाएगा, तो हर इंसान थोड़ी सी इज़्ज़त का तलबगार होता है। बाद आप इस पर क्या कहेंगे? अब आपके हम बात करते हैं, हम घरेलू ही माहौल की बात करें, अगर आप ये घर में विटनेस कर रहे हैं माहौल के, आप नौकर हायर करते हैं और घर के जो बड़े हैं वो अपनी टॉक्सिसिटी या अनजाने में, क्योंकि उन्होंने सीखा इसी तरह के काम निकलवाना, और वो आपके नौकर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, कोई ऐसी टिप आप ऑडियंस को देना चाहेंगे? एक तो आप भी कुछ नहीं कह सकते, आपकी वालिदा हैं, वालिद हैं, हाउ टू हैंडल सच अ ट्रिकी सिचुएशन? देखें, किसी ना किसी को तो थोड़ा बहुत बफर बनना पड़ता है, यानी कि अगर एक फैमिली के अंदर कोई बैड कॉप की एक्ट कर रहा है विदाउट रियलाइजिंग, तो आप रियलाइज़ करते हैं कि ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, और इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि या तो वो काम छोड़ के चले जाएंगे, और सफ़र कौन होगा? आप ही होंगे और आपकी फैमिली होगी। तो फिर आप थोड़ा गुड कॉप बनने की कोशिश करेंगे, आप दोनों पार्टीज़ को अलग अलग बताएंगे, समझाएंगे कि इस तरह नहीं, अगर हम इस तरह कर लें तो कैसा रहेगा। और
सच्ची बात तो ये है कि अगर आप खुद से एक्ट करेंगे उनके साथ कि किस तरह आप बात कर रहे हैं अपने मुलाजमीन से, तो जो दूसरे हैं जो कि बैड कॉप एक्ट कर रहे थे वो भी इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि ओके बेहतर तरीके से बात करने से मेरा ख्याल है और इनका भी ख्याल है कि हम अच्छी आउटकम निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा बफर बनने की ज़रूरत है और मिसाल कायम करने की ज़रूरत है। सही। क्योंकि ज़्यादातर जो ये प्रोग्राम सुनेंगे भी वो छोटे बड़े और जो घर के सरबराह हैं वो भी सुनेंगे। तो हम सबको अपने अपने लेवल के ऊपर ही एफर्ट करने की ज़रूरत है और इवन के जो काम करने वाले हैं उन्हें भी बिल्कुल कि अगर वो बातमीज़ होंगे तो बाइखलाक होंगे तो उन्हें भी वही अदब मिलेगा, एहतराम मिलेगा जो कि वो एक्सपेक्ट करते हैं बिल्कुल अपने सही काम कह से। रहे हैं। अच्छा, ये जैसे बात की ना आपने गुड कॉप बैड कॉप, लेकिन सफिया ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि रियलाइज़ नहीं होता उस शख्स को जो टॉक्सिक है या जो लड़ रहा है, तो एज अ गुड कॉप या एज अ बेटा और अ हस्बैंड या आप कोई भी फैमिली के फ़र्द हैं, तो क्या ज़रूरी नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स को या अगर आपकी वाइफ है या फैमिली का कोई मेम्बर है तो उसको रियलाइज़ ज़रूर करवाएं, ना कि आप ये सोचें कि अक्सर मैं ये घरों में मैंने देखा है कि अगर एक शख्स है वो गुड कॉप है, अब वो यहाँ प्ले करता है, या ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में भी एक गुड कॉप का रोल है, जैसे मैनेजर है बहुत ही वो स्वीट बना हुआ है, अब वो क्या करता है वो खुद एक बहुत बड़ा टॉक्सिक रोल प्ले करता है, वो यहाँ इनके कान भरता है वो उनके कान भरता है, वो कि भैया तो पागल है इनकी बात ना सुनो, अपने सबऑर्डिनेट्स को कहेगा, बॉस को कहेगा ये तो निकम्मे लोग हैं। वो बफर बनने के चक्कर में और गुड कॉप बनने के चक्कर में ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर और तबाह करता है। तो फिर कभी आपकी नज़र से कोई ऐसा केस गुजरा जिसमें एक इंसान से स्वीट होने के चक्कर में या लोगों को गुड कॉप सपोजिटली गुड कॉप बनने के लिए वो ज़्यादा उस कल्चर को ख़राब कर रहा हो, हाँ है ना? बिल्कुल गुजरा। और सियासत वहाँ से जन्म लेती है। हाँ, ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, मेरा अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि थोड़ा सा लोग, ऊंचा। हाँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कुछ लोग आते हैं और वो ख़ास आते हैं, आप ये नहीं पता कि वो प्लांटेड होते हैं या वो ख़ुद आपकी सपोर्ट के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन आपको कुछ अरसे में पता चल जाता है कि वो जो है कि क्योंकि वो आपके साथ भी हैं और वो उनके साथ भी हैं और हर जगह गुड हो रहे हैं, तो ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है ना कि हर जगह ही कोई कहीं, तो देखिए नॉर्मल बिहेवियर है। पिक साइड वो देख पिक साइड्स, मतलब आपको एक खुद एक बात मैंने एक जगह पे कभी पढ़ी थी और मुझे वो बड़ी सही लगती है, इफ समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू देन इट इज टू गुड टू बी ट्रू। तो अगर आप ये जो बात कर रहे हैं कि वो गुड है कि बहुत कोई मीठा है तो बहुत ही वो, तो हो ही नहीं सकता ना, नॉर्मल बिहेवियर ही नहीं है हाँ, मैं यहाँ पे दोबारा अपना क्वेश्चन कहना चाह रही हूँ, उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, वो क्योंकि गुड कॉप है और वो अनजाने में शायद कल्चर को और ख़राब कर रहा है क्योंकि वो ये किसी से बिगाड़ना नहीं चाह रहा। अच्छा, अगर मैं फाद आपकी तरफ आऊँ और अगर आपने इस तरह की सिचुएशन आती है, क्योंकि एज अ बीइंग अ बिजनेस ओनर आपके एक हायरार्की होती है ना, आपके नीचे मैनेजर्स होंगे, उनके नीचे दूसरे लोग होंगे, अब आपका एक बहुत ही अच्छा मैनेजर है जो आपको लगता है आपकी तरफदारी कर रहा है और वहाँ पे वो सबको हैंडल भी कर रहा है, मगर कुछ अर्से बाद आपको एहसास हुआ कि इस शख्स की वजह से कल्चर और ख़राब हो, मेरे तो जो थोड़ी हायरार्की में जो नीचे लोग हैं वो मुझसे बहुत डिस्कनेक्ट हो गए, या वो मुझे एक वो ख़तरनाक एक शख्स समझ रहे हैं, मुझसे बात भी नहीं करना चाहते क्योंकि बीच में जो बफर था उसने गुड कॉप बनने के लिए या अपना हीरो बनने के चक्कर में उसने आपसे आपके मुनहरिफ कर दिया लोगों को। ऐसी सिचुएशन में एज अ बॉस हाउ विल यू डील दैट? देखें, शुगर कोटिंग तो कोई भी थोड़ा तजर्बा रखने वाले इंसान को समझ आ जाता है कि कौन उसको चीज़ें शुगर कोट करके बता रहा है, और अगर आप एक बेहतर बॉस हैं तो फिर आपको इस बफर की ज़रूरत ही नहीं। हमने तो बफर की उस सूरत में बात की है जहाँ पर घर के माहौल में ख़ास तौर पे जहाँ पे आउट ऑफ सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जहाँ पे अनवांटेड स्ट्रेसफुल कम्युनिकेशन हो रही है। अच्छा, अब ये होगी भी तब, फॉर एग्जांपल हम मुलाजमीन की बात कर रहे थे, तभी होगी जबकि वो मुलाजिम अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा, तभी ये सिचुएशन होगी कि कोई उसको डांटेगा। तो सबसे पहला तो पॉइंट ये आता है कि हम सबको अपने काम से उतनी मोहब्बत होनी चाहिए जितनी कि हमें उससे आने वाले आमदन से मोहब्बत है। ज़बरदस्त। जब हम उससे उतनी ही मोहब्बत करेंगे, उससे रिस्पेक्ट देंगे, अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, तो एक तो हमें वो सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी जिसके हम तलबगार हैं और उसके एवज़ हमें पैसा भी मिल रहा है, और हमें उसमें आगे जो कामयाबी भी मज़ीद तेज़ी से मिलेगी। हमारे आसपास काम करने वाले जो हमारे कोवर्कर्स हैं, पीयर्स हैं,
उसके अंदर हमें मजीद इज्जत मिलेगी और ऊपर की मैनेजमेंट जो है वो इस बात को फौरी तौर पे असेस करेगी। तो बेजा कोई भी किसी से बेकार खामा गुफ्तगू में नहीं पड़ता जो कि टॉक्सिक हो, स्ट्रेसफुल हो, गुस्से वाली हो। ये तभी होता है जबकि काम मुनासिब तौर पे ना किया गया हो, वक्त पे ना किया गया हो, अपनी जिम्मेदारियां पूरे तरीके से ना निभाई गई हों, और अगर उन्हें कोई जिम्मेदारी ऐसी दी गई थी जिसकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि इतने साल गुजारने के बाद आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इसको बखूबी निभाएंगे और वो ना की जाए, तब गुस्से का इजहार किया जाता है ताकि उनको इल्म हो कि जी ये करना उनका हक नहीं था, उन्हें ये बिल्कुल सही तरह बखूबी अंजाम देना चाहिए था। और कई जगहों पे गुस्से का इजहार करना ज़रूरी भी होता है। बिल्कुल। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि गुस्सा भी रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, कि हमें चूज़ करना चाहिए कि कब हमें गुस्से में बात करनी है ताकि उसका सही असर हो सके। तो फिर क्या कहना चाह रही हैं? अच्छा देखिए, जो आप बफर की बात कर रही थी, अगर कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या आपकी वर्क प्लेस में कोई ऐसा है जो बीच में आता है और आपसे भी बात करता है और मैनेजमेंट से बात करता है, तो सबसे पहले तो आप अपनी जगह पे सोचें कि आपकी तो हैंडीकैप डेवलप हो रही है। अगर वो आपकी टीम से बात कर रहा है तो आप खुद क्यों नहीं बात करें? आपकी टीम आपसे क्यों नहीं डायरेक्टली बात करी? ऐसी क्या वजह है? क्या वो आपसे थ्रेटन्ड हो रही है और आप उससे क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे? तो बीच में क्यों किसी को बैरियर ला रहे? इसमें होता है हायरार्की में होता है ना, अगर आप सीईओ हैं तो फिर नीचे पहले लाइन ऑफ मैनेजर्स होगी या सीएफओ, वो तो मैनेजर हो गया, लेकिन फिर हम उसके नीचे तो अगर कोई मैनेजर ऐसा है जहाँ से आपको लगता है कि कोई चीज़ मिसकम्युनिकेशन या कोई गैप आ रहा है या तो लोग इस तरह से आपसे कंफर्टेबल नहीं है, या आपके पास नहीं आ पा रहे, तो बीइंग अ लीडर आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि कहीं मैं अपने लिए कोई हैंडीकैप तो नहीं डेवलप कर। सही। इसी तरह अगर वो शख्स आपके बीच में और आपकी सीनियर्स के बीच में कहीं पे वो है बफर के तौर पे, तो वो भी आप देखें, क्योंकि अब आप डायरेक्ट नहीं है, आपकी बीच में कोई है और आपके बीच में तो हम तो कम्युनिकेशन पढ़ते हैं ना, जिस तरह आप अपनी बात का इजहार करेंगे, अगर कोई बीच में आ गया तो वो आपकी बात चाहे जितनी भी अच्छी इंटेंशंस हो, कहीं ना कहीं तो उस तरह से नहीं पहुंचेगी। सही बात है। और आपका कोई ना ऐसा एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए जिसमें आप हर शख्स के, जैसे मुझे याद है जो मेरी पहली जॉब थी तो हमारे जो एमडी थे वो जितनी देर में दरवाजे से अपनी एमडी के रूम तक जाते थे वो सबसे खैरियत, हाई फाइव देते हुए, बातें करते हुए, तो ही वॉज एबल टू, हालांकि बहुत सारे लोग थे उस कंपनी में, बट वो पीएन से भी कनेक्टेड थे, ऑफिस बॉय से, ड्राइवर से, एवरीवन, एंड ही न्यू एवरीबडी। तो किसी के पास भी इतना कोई मुख्तसर वक्त नहीं होता कि वो कनेक्ट ना कर सके, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अब हम इसको रैप अप करेंगे कॉन्वर्सेशन को, बाद कोई लास्ट थॉट, कोई ऐसा मैसेज? जी जी, बफर की बात रेफरेंस बहुत ज़्यादा बन रहा है जी। उस बफर को फॉर्मली जो है ऑर्गेनाइजेशनल ज़बान में एचआर कहते हैं। हाँ। तो ये बफर हम मौजूद रखते हैं actually। बिल्कुल। ये नहीं है कि कोई खुद ही अपने तरीके से ये अज्यूम कर लेगा इस रोल को। एचआर का एक काम होता है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो तो वो उसकी भी सुने, दोनों पार्टीज की सुने और फिर कन्वे करे मैनेजमेंट को कि व्हाट इज गोइंग ऑन। क्योंकि तो एंडिंग जो है रिमार्क्स और कंक्लूजन आई वुड से कि जी हमें अपनी जिम्मेदारियां बखूबी समझनी चाहिए, उनको बखूबी सर अंजाम देना चाहिए, और जब तक हम ये करते रहेंगे और अपने इमोशंस को कंट्रोल इस तरह मैनेज करेंगे, बल्कि कंट्रोल के बजाय, कि उसका असर हम पे भी पॉजिटिव रहे और अपने आसपास वालों के ऊपर भी पॉजिटिव रहे, तो मेरा ख्याल है कि हम एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल। सफिया? अच्छा देखिए, जब हम वर्क प्लेस पे हैं तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि मैं उस वर्क प्लेस में चाहती क्या हूँ। मैं प्रॉफिटेबिलिटी चाहती हूँ, मैं प्रोडक्टिविटी चाहती हूँ। तो अगर मुझे ये चीज़ें चाहिए तो फिर मुझे उसके लिए उस तरह का माहौल भी पैदा करना है। और अगर मेरे माहौल में टॉक्सिसिटी है, हेट्रेड है, फेयर है, तो ये चीज़ें तो नहीं मिलेंगी मुझे। अगर मैं चाहती हूँ एक्सीलेंस ऑफ परफॉर्मेंस चाहिए, तो फिर मुझे वहाँ पे ऐसा माहौल पैदा करना है जहाँ पे ट्रस्ट हो, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, जहाँ पे लोग आराम से इंगेज हो सके, एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, ना कि एक दूसरे से डर के रहें। बिल्कुल। तो ऐसा माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। फिर मुझे देखना है मुझे ऐसा क्या करना है कि मैं ये माहौल पैदा ना करूँ, ना होने दूँ। असल बात ही सेल्फ अवेयरनेस की है। हम आमतौर पे जानते ही अपने आप को ही नहीं जानते, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे हमें कहते हैं, हमें ही अपने बारे में नहीं पता होता हम दूसरों को क्या मैनेज करेंगे। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने वक्त निकाला और इस कॉन्वर्सेशन में अपना अपना हिस्सा डाला। आप लोग जो देखने वाले हैं, आई होप कोई ना कोई इसमें से आपने टेक अवे होगा आपके लिए।
जैसे हम कहते हैं ना, एक बड़ी मशहूर सी कहावत है कि जिस प्याले में कॉफ़ी होती है अगर उसको ठोकर लगती है तो उसमें से कॉफ़ी छलकती है। इसी तरह जिस शख्स के अंदर स्ट्रेस भरा है, गुस्सा भरा हुआ है, तकलीफ़ है, तो वो जैसे कोई उसको बात भी करेगा तो वो गुस्सा और स्ट्रेस का इजहार करेगा, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो रोड रेज की सूरत में सड़क पे हो। तो प्लीज़ अपना मुहासबा कीजिए, सोचिए कि ज़रूर अगर हर कोई मुझसे नाराज़ है तो कहीं ना कहीं मैं ही कुछ गड़बड़ ज़रूर कर रहा हूँ, इसीलिए मुझसे लोग खुश नहीं हैं। ऐसा नहीं होता। अक्सर लोगों के पास कोई ना कोई ब्लेम करने के लिए होता है, हमेशा ऐसी बात नहीं होती। आप अपने गिरबान में ज़रूर जाके, हम दे रहे हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम शेफ़ साइमा के किचन में जाएंगे और देखेंगे कि मिक्स सब्ज़ी कहाँ तक पहुँची। स्टूडियो में सब बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। आई कांट वेट टू सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब वो जो मैं कह रही थी ना, स्टूडियो में बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है क्योंकि वो अचारी सब्ज़ी की खुशबू है, तो अचार की ख़ासी महक होती है। पूरा स्टूडियो महक से महक रहा है। तो और वो अभी मैं देख रही हूँ तो वो लग भी बहुत बड़ी, क्या कहते हैं, बड़ी इश्तिहा अंगेज़ खुशबू के साथ साथ शक्ल भी बहुत इसकी खूबसूरत है। हम शेफ़ साइमा से जानते हैं कि अचारी सब्ज़ी क्या तैयार हो गई है टेस्ट करने के लिए। हाँ जी साइमा, कहाँ तक पहुँची है सब्ज़ी? माविश, हमारी वेजिटेबल्स रेडी हैं और खुशबू भी आ रही है। खुशबू भी आ रही है। लेकिन आज मैं देख रही थी कि आप लोगों का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आप लोग बात कर रहे थे। तो ये बताइए साइमा कि गुस्सा आता है आपको? आप बताएं, आपको क्या लगता है, मुझे गुस्सा आता देखिए, हम यहाँ 2 घंटे में तो जज कर नहीं सकते, तो आप बता दीजिए। नहीं, फिर भी इतने दिनों से हमारी वो चल देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, कहते हैं नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो जो बाहर से बहुत शांत लग रहे हैं, 3 घंटे बाद वो घर में क्या कर रहे हैं हमें कुछ नहीं पता। तो आप खुद बताइए, आपको गुस्सा आता है या नहीं आता? 3 घंटे बाद मैं घर जाके लोगों के बाल नोच रही हूँ। देखा, मैंने कहा था ना कि हम यहाँ कुछ नहीं पता चलता। तो नहीं, मुझे गुस्सा आता है, लेकिन विद एज और विद टाइम मैंने इस पर काबू पाने की कोशिश की है। स्पेशली मैं अपने घर में अगर एज अ बॉस काम कर रही होती हूँ और मेरे अंडर जो भी टीम होती है, तो आज जो फहद साहब यहाँ पे थे और सफ़िया भी थी, उन्होंने भी बताया कि एक तो बात करने की बहुत ज़रूरत है आपको। मुझे अब ऐसा लगता है कि जब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होता है ना, तो मैं एकदम खामोश हो जाती हूँ, ठीक है, और मैं बहुत देर तक उस जगह से हट जाती हूँ ताकि मैं अपने आप को कूल डाउन कर लूँ, क्योंकि गुस्से से मेरी अपनी ही तबीयत पे असर पड़ रहा होता है। घर का माहौल अलग ख़राब, वर्क प्लेस पे आप जा रहे हैं गुस्सा लेके, स्ट्रेस के साथ, तो आप पीसफुली काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी नेचर में ऐसा है कि वो ना बैक ऑफ माइंड चलता ही रहता है। अगर मैंने बात नहीं कर ली उस बंदे से, तो मेरी कोशिश ये होती है, अब अगर मेरे अंदर कोई काम कर रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा परफेक्शन की हद तक काम चाहिए होता है, वो नहीं होता तो मैं फिर बिठा के बात करती हूँ कि भाई मेरी ये डिमांड है, या हाँ, या आप इस तरीके से गलत करें, इसको ठीक कर लें। उसके बाद ये है कि मैं इतना कोई रिलैक्स हो जाती हूँ कि वरना तो मेरी रात की नींद उड़ी रहती है अगर मैंने उस वक्त तक बात ना की हो, और नेक्स्ट डे फिर मैं बहुत काम हो जाती हूँ जब तक मेरी बात हो जाती है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं फिर वही वाली बात एक्सपेक्ट करती हूँ अगले बंदे से कि वो अपना आउटपुट उसके हिसाब से। अब मेरे पास एक सवाल है, आपने बात भी की, आपने एक्सप्लेन भी किया, लेकिन आउटपुट वो नहीं है, फिर वही बाल नोच रही होती है। फिर अपने बाल नोच रही होती हूँ, उनके नहीं नोचती, अपने बाल नोच रही होती हूँ, क्योंकि हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, जो आपके अंडर टीम काम कर रही है वो इतना, या मैंने अच्छे से रेसिप्रोकेट नहीं किया होता, हाँ, जो उनको समझ नहीं आ रहा, तो फिर मैं वहाँ पर अपना एंगर शो करती हूँ। और एक्टिव एंगर कैसे करती है, मुझे ये सवाल ही यही है ना। बाल नोचती तो ज़ाहिर नहीं होंगी, वरना ये बचते नहीं जितना गुस्सा आपको आ रहा है। क्या क्या एक्सप्रेशन क्या है, क्योंकि आज हमने बात की एक्सप्रेशन पे। गुस्सा इज नेचुरल, एक्सप्रेशन क्या है? खामोश हो जाना इज नॉट एन एक्सप्रेशन बाय द वे, क्योंकि वो तो पता ही नहीं चला, मैं तो चुप के बैठ गई हूँ, अच्छा मैं अंदर कुड़े जा रही हूँ। एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि मैं बहुत ना, जैसे काम में कोई इन्वॉल्व होती हूँ और उस बंदे को अपने पास बुला लेती हूँ, ठीक है, और इसके बाद ना पहले मैं आहिस्ता से समझाना शुरू करती हूँ, आवाज़ ऊँची होने शुरू, और उसके बाद फिर मुझे नहीं पता, घर में सिर्फ मैं चीख रही होती हूँ। जैसे सफिया कह रही थी कि आउटबर्स्ट या फट, जो आम फट जाती हूँ ना, क्योंकि इतना सब कुछ मेरे दिमाग में जमा हो चुका होता है, तो मैं चाहती हूँ वो मैं उगल दूँ
और वो मैं उसको बता दूं कि भाई अब अगर ऐसा होगा तो मैं तुम्हारा सर पर टूटेगा। तुम्हारा सर फटेगा। और मैं यहाँ तक बोल देती हूँ कि अब अगर हुआ तो पिटाई होगी या सर फाड़ दूंगी मैं, क्योंकि मुझे वो, मैं खैर ज़ाहिरी बात है ना, आज तक खड़ा नहीं है क्योंकि उस पर इख्तियार नहीं है मेरा। मैं आपको बड़ी मज़ेदार इस पे बात बताऊँ, फिर हम आम की सब्ज़ी पे आते हैं। मुझे गुस्सा नहीं आता, जैसे कि जितने लोग मुझे जानते हैं मुझे गुस्सा आता है, लेकिन मेरा इजहार का तरीका बहुत मुख्तलिफ है। तो मुझे याद है कि मेरी तीनों बच्चों में से एक बच्ची मेरे बिल्कुल काबू में नहीं थी और काफ़ी वो उसको गुस्सा बहुत आता था। तो अब मैंने कहा कि मार पीट की तो आदत नहीं है, मेरा खामखा में हाथ में तकलीफ होगी, प्यार से ही समझ नहीं रही। तो मैंने एक तरीका आजमाया, जो छोटी थी 4-5 साल की होगी, मैं बाहर वो गड़बड़ कर रही होती थी, मैं उसका हाथ पकड़ के कमरे में लाती थी और बड़े ड्रामेटिक अंदाज में दरवाज़ा बंद करके चटखनी चढ़ाती थी और यूं पलटती थी। अब उसकी हालत खराब, मामा नो, मामा नो। बड़ों के कहने कि मामा यू नेवर हिट मी, यू नेवर स्पैंक मी। मैंने कहा लेकिन मेरा तो काम हो गया। तो मेरा एक्सप्रेशन ऐसा होता था कि अभी मैंने उसको खा जाना चीर फाड़ के, और मेरा काम हो जाता था। तो कभी कभी आपका अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन, आप ना, आई डोंट बिलीव इन स्क्रीमिंग, शाउटिंग, हिटिंग, लेकिन मुझे पता है एग्जैक्टली मैंने कौन सा एक्सप्रेशन कहाँ देना है कि उसके बाद सारे लोग शांत हो जाएंगे और मुझे भी चीखना नहीं पड़ेगा। साइमा, आते हैं आपकी सब्जी की तरफ। हमारे गुस्से पे तो बहुत बात हो गई। अच्छा माविश, आज ये तैयार है, खुशबू इसकी वाह, इसको हम डिश आउट भी करते हैं और इसकी शक्ल भी बहुत खूबसूरत है। मैं एक बात यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि हमारे क्यूजीन में जब सब्जियाँ पकाई जाती हैं तो थोड़ा सा घुमा लूँ आपको आसान हो जाएगा। नहीं, हाँ बिल्कुल, थैंक यू माविश। हमारे क्यूजीन में जब सब्जियों को कुक किया जाता है तो बहुत ज़्यादा कुक कर लिया जाता है, ओवर कुक कर लिया जाता है जिससे कहना चाहिए, जिससे उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है जी, और वो क्रंच भी नहीं रहता। वो क्रंच नहीं रहता। तो मेरी एडवाइस ये होती है, मैं घर में भी कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा अंडरडन की तरफ रखूँ ताकि कुछ तो बरकरार रहे उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू, बिकॉज हम पकाते बहुत हैं ना, हर चीज़ को भूनना भूनना भूनना, और वो डेड है फिर। ये इतने खिला खिला लग रहा है। अच्छा, बहुत दफ़ा जो कॉलीफ्लावर है ये जी, उसके फूल गोभी, यस, इसका तो मुझे क्रंच ही पसंद है बिल्कुल, जो मुंह में आए और क्रंच हाँ, आए। और थोड़ा सा वही ना, अंडर कुक अगर होगी ना, वो आप जब चूल्हा बंद दम करते हैं पे, ना, तो वो उसी पर पूरी हो जाती है, घोटने की भी नहीं ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों के यहाँ मुशी मुशी सी वेजिटेबल्स बनी होती हैं, मुझे वो ख़ास पसंद नहीं है उस स्टाइल में। आपको पता नहीं चल रहा होता कि यस, बिल्कुल खिली होनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो जितनी आप रॉ वेजिटेबल्स खा सकते हैं, रॉ वेजिटेबल्स अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें, वो बहुत ज़रूरी है, सैलेड फॉर्म में या स्मूदी फॉर्म में। तो आजकल तो जैसे सर्दियों का मौसम में बहुत सारी, आपको पता है कि वेजिटेबल्स आ जाएंगी जिनको हम अपने सैलड्स में भी यूज़ कर सकते हैं आसानी से। और मैं किसी दिन मूली के पराठे बनाना सिखाइएगा। हाँ ज़रूर, चलें ठीक है, मगर सर्दियाँ आ रही है ना। हाँ सर्दियाँ आ रही हैं, भरूंगी मैं, पकाएंगी आप। बताया कि मुझे पसंद खाना आता ही तब है जब मैंने कोई हाथ ना लगाया उसको। हाँ चले नहीं, इंशाल्लाह मैंने मूली के करेंगे। पराठे ना बहुत पहले किसी के हाथ के खाए थे और बहुत मज़ेदार थे। मूली वैसे मुझे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन सर्दियों की मूली ज़रा मज़ेदार होती है। अच्छा, मेरे घर में मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है मूली के पराठे, तो उस दिन हम सब अपने घर वालों मेरे घर भेज दीजिएगा जिस दिन बने, आप छोड़े या ना बने। अच्छा, या ना बनाऊँ, चलें, ये बात सही है। अच्छा, सब्जियों के हवाले से हम बात कर रहे थे कि अगर हम इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, तो इसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट न्यूट्रिशन यू कैन गिव टू योर बॉडी। और वेजिटेबल्स जो हैं वही मैंने आपको बताया कि आप सैलेड फॉर्म में भी यूज़ करें। आजकल बहुत अच्छी रेसिपीज़ नेट पर अवेलेबल हैं, हम भी यहाँ पर सिखाएंगे अपने प्रोग्राम में सैलेड्स बनाना। जैसे ही ज़रा सा और मौसम चेंज होता है तो हम सैलेड्स बनाना भी सिखाएंगे। बिल्कुल, सैलेड्स, क्योंकि ना बहुत सारे लोग डाइटिंग की वजह से भी, और वैसे भी इट्स हेल्दी, तो मुख्तलिफ सैलड हो तो ज़रा मज़ा आता है खाने में। अच्छा, डाइट में भी लोगों का मैंने नोटिस किया है कि वो इतनी मेयो और इतना ज़्यादा क्रीम, इतनी ड्रेसिंग डाल देते हैं कि वो कार्ब्स और वो हर चीज़ वापस जो, यानी जिस चीज़ को आपने कैलोरीज़ को कम करना है वो डबल ऑफ द कैलोरीज से बेहतर है आप अब खाना खा लें। साइमा, एक और चीज़ भी तो होती है, हम खूब डाइटिंग करते हैं, फिर कहते हैं आज मेरा चीट डे, और चीट डे में पूरे हफ्ते की कसर पूरी कर देते हैं, है ना? बिल्कुल ऐसा ही होता है और ऐसा मैं भी करती हूँ कभी कभी। हाँ, कभी कभी
कल ही किया था और फिर कल कभी कभी करूँगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है? फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोशिश मैं ये कर रही होती हूँ कि अगर हम बाहर भी कहीं खाना खा रहे हैं तो पिक में ऐसी चीज़ें करूँ जिसकी कैलोरीज जो कम हैं वो हो। थोड़ी सी कम हो, और या रोटी उसमें से कट डाउन कर दिया, राइस कट डाउन कर दिया, तो इस तरीके से, वरना मैं दूसरे दिन उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग से बैलेंस करती हूँ। ज़बरदस्त, काश अल्लाह ताला मुझे भी वो ग्रिट और पेशेंस दे। मैंने अभी सोचा 2-3 दिन पहले मैंने सोचा कि बस अब मैं 2 हफ्ते की ना नो शुगर डाइट पे जाऊँगी। यकीन करें जिस वक्त आप सोचते हैं ना कि अब मैं ये काम नहीं करूँगी, उफ जो मुझे क्रेविंग हुई, और शाम में बिल्कुल, बच्चों ने ये ब्राउनीज natural मंगवाई है, ये natural और एक बच्चे ने कहा मामा वुड यू लाइक टू टेस्ट, मैंने कहा बेटे मीठे को तो हमारे मसलक में मना ही नहीं करते हैं, तो हम मीठा तो वैसे ही सुन्नत है। थैंक यू सो मच साइमा, Thank हमेशा you, की तरह माविश। बहुत ही लजीज दिखने और अरोमा भी इसका इतना अच्छा है, हमेशा की तरह बहुत मज़ेदार रेसिपी के लिए। मेरे यहाँ कल ही मिक्स सब्ज़ी बनी थी तो मैं थोड़ा वक्फे के बाद बनाऊँगी। हम इस प्रोग्राम को रैप अप करते हैं। आज मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि, वैसे मुझे कभी भी एहसास नहीं होता, वक्त गुजर जाता है मज़ेदार गुफ्तगू में, साइमा की कुकिंग, और जो मेहमान हैं, सबसे अच्छी बात इस प्रोग्राम की होती है हम कुछ ना कुछ सीख के उठते हैं, तो वो नशिस्त बहुत बाकमाल होती है जिसमें से इंसान कोई ना कोई चीज़ सीख के उठे। उम्मीद है कि अगर आप वो शख्स हैं जिसको बहुत गुस्सा आता है और आपके बच्चे या आपके मियाँ या आपके घर वाले आपसे तंग हैं, तो प्लीज़ एक गहरा सांस लें, पानी पिएं और ये सोचें कि मेरे कंट्रोल में इस वक्त क्या है, और मेरे कंट्रोल में सिर्फ एक चीज़ है। आपके बच्चे भी आपके कंट्रोल में नहीं है, मियाँ तो है ही नहीं, आपके कंट्रोल में सिर्फ एक चीज़ है, वो है आपका रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन, आपका एक्सप्रेशन। गुस्से को एक्सप्रेस करना सीखिए। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, सबूत भी दीजिए इस बात का। कल मेरी आपसे फिर सुबह मुलाकात होगी। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।